नमस्कार। समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विदुष बैटन फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत है। किंसुगी ब्यूटी इन इम्परफेक्शन, किंसुगी अपूर्ण सुंदर है के 30वें एपिसोड में हमारे साथ हैं बहुमुखी प्रतिभाओं की धनी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सारिका सिंह जी। मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ। रश्मि जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्ते रश्मि जी, थैंक यू सारिका सो जी, मच फॉर आपका हैविंग मी। स्वागत है। थैंक यू। सुनाई दे रहा है रश्मि जी आपको? जी जी, मेरे को सुनाई दे रहा है। ये चलिए, मैं बढ़िया। स्क्रीन की सेटिंग भी चेंज कर रही थी और मैं ये कोशिश कर रही थी कि किसी का एक बार मैसेज आए तो पता चले कि हम लाइव हैं। हम सब सुनाई पड़ रहे हैं ठीक से। जी शुक्रिया जी। तो हम बहुत खुश हैं हम ये सोच के कि हम आज आपसे बात कर पाएंगे और दर्शकों को भी बहुत उत्साह है आपसे बात करने के लिए और थोड़ी सी नर्वसनेस भी है। इतने मुझे सारे नर्वस मैं हो रही हूँ यार रश्मि जी। फिर अच्छी बात हो जाएगी ना। फिर तो वो कहते हैं ना, मतलब एक जैसे मिल जाएंगे तो बहुत अच्छे से बात हो जाएगी फिर तो। चलिए, बढ़िया, एक से भले दो क्योंकि नर्वस लोग। ये हाँ, हम सुनाई दे रहे हैं ठीक से। इसके तो मैसेज आने शुरू हो गए हैं। हाँ, शिवी ये सिंह, शिवी, हाँ थैंक शिवी है, यू ये सो मच बीएचयू शिवी। में कर रही हैं। तो अब बाकी हाँ जी। तो सारिका जी का परिचय तो इतनी सारी मतलब सारे लोग परिचित हैं इनसे, बहुत जाना माना नाम है। और आजकल हम जब भी देखते हैं इंटरनेट में तो हमें बहुत सारा परिचय मिल जाता है। फिर भी मैं बहुत शॉर्ट में ही परिचय बताऊंगी, बाकी वही परिचय असल में तो इनका परिचय इनका काम ही है। ये बहुत हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण कथाकार योगेंद्र आहूजा जी, शिवी सिंह, दो चार लोग मुझे दिखने शुरू हुए हैं तो आत्मविश्वास आ जाता है। थैंक यू दरअसल योगेंद्र जी। उनसे मिलके ही विदुष बैटन बनता है, तो वो आते हैं तो मुझे समझ में आना शुरू होता है कि कैसे बातचीत आगे बढ़ाएं। आधी तो उधर से बढ़ती है। तो इन्होंने अभी फिलहाल में भी एक सास बहू और फ्लेमिंगो, तो इनका जो नेटफ्लिक्स में जो चल रही है वेब सीरीज वो तो बहुत ही प्रसिद्ध है। काला पानी मेरे ख्याल से आने वाली है। और 2017 में इन्होंने पर अभिनय के फील्ड में कदम रखा था। मेरे ख्याल से 2017 से पहले भी आप करती रही होंगी। 12 से 2012 2007 सॉरी 2007 हाँ, में रंगमंच में हाँ, रंगमंच में इन्होंने कदम रखा था। और उसके बाद 2012 से तो बॉलीवुड में भी लगातार काम कर रही हैं। एमए इंग्लिश के बाद थिएटर में ये आई हैं, तो पंडित सत्य देव दुबे के निर्देशन में, इनके गाइडेंस में इन्होंने रंगमंच यात्रा भी अपनी शुरू की और जो लगातार अभी भी जारी है। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सुनील सानबाग, पूर्वा नरेश जी, मकरंद देश पांडे, आकाश खुराना, त्रिशला पटेल, विनय शर्मा, गोपाल दत्त एंड आकर्ष खुराना जी के साथ लगातार इनके निर्देशन में ये रंगमंच से जुड़ी हैं और अभी भी रंगमंच करती हैं। उसके बाद अभी अनुराग कश्यप की फिल्म वेलवेट से आपकी एंट्री हुई थी ना। उसके बाद जग्गा जासूस बॉम्बे शायद बाद वेलवेट। में आई। हाँ, बॉम्बे वेलवेट, हाँ। तो उसके बाद से भी लगातार इनकी बहुत सारी फिल्में हैं। उसके बारे में परिचय में मैंने ज़्यादातर सारे पहले लिख दिए हैं। अभी अभी मैंने इनकी जो फिल्में देखी हैं, जो जिनसे मेरी चेतना में इस समय ज़्यादा दिमाग में आ रही हैं बार बार, वो है कामयाब, राम प्रसाद की 13वीं, ओके जानू, ये सब मैंने अभी दोबारा भी देखी, पहले भी देखी हुई थी, बम्बू। और वेब सीरीज है टैगोर, स्टोरीज बाय टैगोर, माई, सास बहू, फ्लेमिंगो मैंने बताया, ट्रायल बाय फायर तो बहुत ही अच्छी सीरीज है। बहुत दिनों से हम लोग हिम्मत कर रहे हैं उसे देखने की, तो आपको शायद अभिनय करते हुए हाँ, भी काफी मुश्किल आई होगी। बहुत हैवी जी था वो, हम सबके लिए बहुत हैवी था। है ना। उसमें हम सुनेंगे अनुभव वो आपके। मासूम, बॉम्बे बेगम, चलो कोई बात नहीं, मिसमैच सीजन 2, ऑडिटिंग, बहुत सारे हैं इसलिए इसको छोड़ देते हैं। छोड़ और जो दीजिए टीवीएफ के, एक्सेट्रा। हाँ टीवीएफ के थ्रू भी बहुत सारे स्केचेस इनके आ रहे हैं, गरियप्पा वगैरह। तो अब हम बातचीत इनसे जारी करते हैं। रक्षा गीता, योगेंद्र आहूजा, सीवी सिंह और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूंगी कि आप लोग भी बार बार, साधना मोहन आंटी जी, आप लोग भी बार बार अपने सवाल वगैरह करते रहेंगे तो मैं उनके माध्यम से बात आगे बढ़ाऊंगी। थैंक सबसे यू पहले तो साधना जी। सारी
सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे निवेदन स्वीकार किया और अपने बिजी शेड्यूल से आप हमारे लिए समय निकाल के आई। अरे नहीं, नहीं रश्मि तो जी, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे बारे में सोचा कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे आ सकूँ और आप सबके साथ कुछ अपनी चीज़ें छोटी-मोटी जो हैं वो शेयर कर सकूँ। सो थैंक यू। सारिका जी, मैं आपसे पहले हम लोग करंट में जान लेते हैं कि आप किन चीज़ों में आजकल बिज़ी हैं, मतलब कौन से प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी आप शायद शूटिंग में थी, तो अभी जो हाँ करंट में जी। चीज़ें चल रही हैं, वहाँ से शुरू करते हैं बात। जी। ठीक है रश्मि जी, एक तो मेरी फ़िल्म जिसकी शूट चल रही है, जिसके लिए अभी मैं ट्रैवल करूँगी, वो अगस्त में शुरू होगी और एक वेब सीरीज़ की शूट में थी जब आप मुझसे टच में आई थी, तो वो एक प्लेटफ़ॉर्म के लिए अभी आई कांट टॉक अबाउट इट, तो मैं उसके बारे में डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। बट जो फ़िल्म है उसका नाम जी। है 75 का छोरा, जिसमें नीना गुप्ता जी हैं और रणदीप हुडा जी हैं। तो वो फ़िल्म है जो अगस्त में मेरी रिज़्यूम होगी। जी। और जो आने और वाला अभी काम है जो वो काला पानी है। जी। जो अब आने वाला काम है वो जी। काला पानी शो है जो नेटफ्लिक्स का शो है। उसकी डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है कब आएगा, लेकिन वो एक शो है जो आने वाला है, जो बन के तैयार है। उसके बारे में बता सकती हैं थोड़ा-सा? 2-3 नहीं, लाइनें? मैंने एक अच्छा, एनडीए उसके साइन बारे किया है, मैं कुछ नहीं बता सकती। में। तो फिर हम सिवाय इसके कि वो अनाउंस हो चुका है। हाँ, वो मैं काफ़ी दिन से देख रही हूँ जो उसमें नेट में हाँ कि हम जी। वेट भी कर रहे हैं उसका। जी, तो जी। फिर हम ऐसा करते हैं कि बात तो वर्तमान से ही शुरू करते हैं, तो जो चीज़ें चलनी शुरू हो गई हैं, चाहे वो सास बहू फ्लेमिंगो या जो आपके अभी-अभी के चीज़ें जो जिनकी प्रतिक्रियाएँ आपको भी अब मिल रही होंगी, तो हुँ, उन्हीं उसी हुँ, को वर्तमान मान लेते हैं फिर। तो बिल्कुल। उस पे थोड़ा-सा कुछ बताइए कि कैसी रिएक्शंस सास आ रही बहू हैं, पे कैसा आपका अनुभव सास बहू पे या जो भी अभी आपका रिसेंट काम जो भी अभी-अभी हाँ, हो तो अभी तो हुए हैं? देखिए बैक टू बैक जो काम आया है उसमें ट्रायल बाय फायर आया है, मासूम आया है, सास जी, बहू और फ्लेमिंगो आया है और तीनों में बहुत अलग रोल थे मेरे। जी, और सब में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। जैसे सास बहू वाला जो एक कैरेक्टर या एक जो रोल था वो अधिकतर डायरेक्टर्स या मेकर्स आपको उस तरीके से देख नहीं पाते हैं। क्योंकि उनको लगता है आपने बहुत ही एक स्वीट सी माँ का रोल कर लिया है, तो हर कोई आपको स्वीट सी माँ वाले रोल्स ही ऑफर करने लगते हैं। बट सास बहू फ्लेमिंगो में होमी अडिजानिया ने मुझे उस तरीके से देखा कि ये लड़की ऐसी भी दिख सकती है और ये लड़की ऐसा कैरेक्टर में भी जा सकती है। तो वो एक मेरे लिए डिफरेंट कैरेक्टर था प्ले करना और होमी के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। ओवरऑल जो टीम थी वो बहुत मज़ेदार थी और जिसको बोलते हैं ना बारीकी वाला काम करने वाली टीम थी, तो बहुत मज़ा आया। बहुत डिटेल्ड शो है और बहुत ही एक अलग वर्ल्ड है उस शो का। हाँ। तो वो एक अच्छा अनुभव था मेरा। मैं वही सास बहू फ्लेमिंगो या लेडी संगीत या ये सब देखते हाँ, हुए ये सोच रही थी कि आप लोग की जो अपनी मेहनत है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल से इस मामले में आप लोग लकी भी रहे कि ऐसे ज़माने में आपने काम किया है जब विमेन ओरिएंटेड फ़िल्में बन रही हैं। एब्सोल्युटली, जब बिल्कुल, बिल्कुल। फ्लेमिंगो में तो पूरा नैरेटिव ही चेंज है, हर ये चीज़ पूरा मेरे मतलब से वहाँ आपसे पे ली हाँ, ब पूरा उसका नेटवर्क तो आपका बहुत सही है, आवाज़ में हल्की-सी प्रॉब्लम क्यों आ रही है बीच में पता नहीं, देखते हैं अभी। ऐसा हो रहा है क्या? अच्छा, हाँ। अ, तो बहुत ही मतलब ऐसे लेडी संगीत है, तो वहाँ जैसे मैंने देखा कि पूरी परंपरा से जो हमें मिला है, कितने शार्पनेस के साथ, बहुत ही विट और ह्यूमर के साथ उसमें उस पूरे उसको नैरेटिव को उघाड़ के रख दिया, जिसे हम सबको फ़ॉलो करना पड़ता है। और हुँ, सास बहू फ्लेमिंगो में तो बिल्कुल उसे लगता है जैसे बदल के रख लिया है एकदम। तो ये भी मैं पूछना चाह रही थी कि जो आपकी तो यात्रा रंगमंच की 2007 से शुरू होके अभी 23 काफ़ी लंबा पीरियड है ये हुँ। और और ये भी है कि बहुत डिफरेंट किस्म के रोल आपने किए हैं, बहुत ही भिन्न है। मुझे नहीं लगा कि आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कि आप कभी किसी उसमें जुड़ी हों कि स्वीट सी मॉम या ऐसे या वैसे? जितने भी देखे किरदार सब बिल्कुल अलग हैं। नहीं, नहीं, अलग है। मैं कह रही हूँ कि क्या होता है कि जब हमारे पास रोल्स आते हैं, एक तो बहुत लिमिटेड हाँ, रोल्स आते हैं, जी, क्योंकि अगेन जो एक
सोसाइटी का एक जो सेट स्टैंडर्ड है कि अगर कोई एक्टर है तो उसको ऐसा ही दिखना चाहिए, उसका यही रंग रूप होना चाहिए, उसका यही बॉडी टाइप होना चाहिए, अच्छा, उससे स्टीरियोटाइप। जूझते हुए, स्टीरियोटाइप का जी। जिसको हम बोलते हैं, तो उससे जूझते हुए अगर आप देखेंगे अभी इंडस्ट्री काफी इवॉल्व हुई है, चाहे वो जी। कहानियां हो, चाहे वो फिल्म मेकर्स हो, चाहे वो एक्टर्स की कास्टिंग हो, भिन्न भिन्न प्रकार के आपको चेहरे दिखते हैं, डायलेक्ट्स दिखते हैं, फेसेस दिखते हैं, परफॉर्मेंसेस दिखती हैं। तो उसका फायदा हम जैसे एक्टर्स को होता है कि हमें अलग नजर से देखा जाता है कि नहीं यार, हमें एक अच्छा एक्टर चाहिए। जैसे पहले मुझे याद हम्म। है जब मैंने शुरू किया था तो लोग कहते थे कि मैम वी वांट रियल फेसेस। तो मैं उनसे पूछती थी रियल फेसेस मतलब, नहीं मैम जैसे आप दिखते हो ना, यू आर यू हैव दिस वेरी वेरी रियल फेस, वेरी रॉ फेस। तो मैं उनकी टर्मिनोलॉजी में फंस जाती थी कि रियल फेस, अच्छा तो जो बाकी लोगों के फेसेस है वो रियल नहीं है। तो खैर कहने का मतलब है कि उस चीज से हम जूझ के अब आए हैं कि हम हर किस्म के कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशन तो देते हैं कम से कम। कास्टिंग डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा लेवल पे ओपन हुए हैं, मेकर्स बहुत लेवल पे ओपन हुए हैं। तो मैं जो स्वीट सी मम्मी पे की जो बात कह रही थी वो ये थी कि उसी तरह के रोल आते हैं, हाँ। उसको फिर आप कोशिश करते हो कि यार आप वो, क्योंकि आप वैसी मम्मी बन चुके हो तो यहाँ आप ऐसी मम्मी ना बनो, किसी और तरीके की हम। मम्मी बन जाओ। बट कहने का मतलब है कि मेकर्स बहुत खुश हैं जो आप उनको सर्व कर रहे हैं उससे। हाँ, और आपके आपके तो ज्यादातर उसमें हुआ भी नहीं है, जैसे इनके साथ तो बहुत कुछ एक्टर्स होते हैं ना जिनके साथ हम सुनते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोल रहे थे शुरू में कि रोमांस का तो मौका ही नहीं मिला, लगातार वही मिलता चला गया अंडरवर्ल्ड हाँ, या कुछ निगेटिव शेड। वो ऐसे तो है। जैसे आपके हैं तो बहुत डिफरेंट है हर तरह से। सोसाइटी में इतना स्टीरियोटाइप हो सकता है, बट मुझे ऐसा हाँ। लगता है कि बॉलीवुड इतना इवॉल्व कर गई है कि उसका अपना ये नहीं है कि रिपीट कर रहे हैं कि कोई एक ही तरह का बन हम्म। रहा है, बहुत ही अलग अलग हम्म। शेड है। तो मैं यही जी। पूछ रही थी कि जो आपकी इतनी लंबी यात्रा है 2007 से लेके आज तक, और आपने तो इतने डिफरेंट किस्म के रोल भी किए हैं, तो उनमें उस जर्नी को आप ही थोड़ा-सा बताइए, थोड़ा मतलब डिटेल में थोड़ा कि थोड़ा और, कैसी वो हाँ। डिटेल में जर्नी भी रही, और बीच-बीच में मेन तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, बीच-बीच में उसमें सिनेरियो भी अपने आप आ जाएँगे कैसे चेंज हुए हैं, क्योंकि 2007 में तो जेंडर का मुझे नहीं लगता, बॉलीवुड में तो इतना नहीं था। रंगमंच में भले हुँ, रहा हो थोड़ा बहुत। जी। हुँ, हुँ। तो पहली बात तो मैं जब 2007 में आई तो मैं बहुत ही एक नर्वस, बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट लड़की जो जूझ रही थी कि क्या मेरे जैसी दिखने वाली लड़की एक्टर बन भी सकती है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भरी हुई होती हैं। आप आपके ग्रोइंग अप ईयर्स में आप बहुत अपने कॉम्प्लेक्सेस के साथ जूझते हैं। तो 2007 में जब मैं आई और दुबे जी के साथ मैंने वर्कशॉप किया और उन्होंने अपने पहली जो उनका आखिरी नाटक था जिसका नाम था खुदा के लिए मत देखना, उसमें उन्होंने मुझे जब मेन लीड ऑफर किया तो मुझे ऐसा हुआ कि अरे मतलब तब आपको दिमाग में लगता है अरे आप तो मतलब बस यू अराइव्ड, कि अब बस लाइफ आपकी सेट है। लेकिन जी। एक्चुअल चीजें तो उसके बाद शुरू होती हैं जब आपको रियलिटी चेक होता है कि इस छोटी सी थिएटर की पृथ्वी की एक जो जगह है, उस पृथ्वी थिएटर में आप अपना स्टार बन के घूमते रहते हो और जब आप पृथ्वी के बाहर निकलते हो आपको रियलिटी हिट करती है। तो मेरी स्ट्रगल थी कि मैं स्क्रीन एक्टिंग कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, मुझे करनी है, मुझे नहीं करनी है। मैं काफ़ी अपने आप से जूझती थी कि नहीं यार मैं जाऊँगी ऑडिशन के लिए, मुझे रिजेक्ट कर देंगे। सो ये सब थॉट्स के साथ जूझती हुई 2012 से मैंने एक्चुअली शुरू किया ऑडिशन देना। तो 5 साल सिर्फ स्ट्रगल में चले गए कि स्क्रीन एक्टिंग करनी है, नहीं मुझे सिर्फ थिएटर करना है। तो मैं बहुत खुश थी थिएटर से और मुझे सिर्फ थिएटर करना था। और 2012 में भी ऐसा हुआ कि पृथ्वी पे कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो अपना कैमरा लेके आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने कहा प्लीज़ मैम आपको स्टूडियो नहीं आना, आप यहीं दे दीजिए ऑडिशन। तो मैंने वहीं ऑडिशन दिया और मुझे पहले ही ऑडिशन में मैं सेलेक्ट हो गई। और वो मेरी पहली एड थी जो मैंने की और उसके बाद फिर एक कॉन्फिडेंस आया और वहाँ से मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया। वैसे ही मुझे बॉम्बे वेलवेट मिली, बम्बू मिली, ओके जानू मिली, सब ऑडिशन से होता गया होता गया होता गया। और 2017 में मुझे कामयाब मिली और वो मेरी लाइफ का एक्चुअली एक जिसको बोलते हैं ना कि एक एक लेवल अप, जिसको आप
जब आप ग्रो कर रहे होते हो, एक समान रेखा चल रही होती है और सडनली एक स्पाइक आता है, तो कामयाब मेरे लिए वो स्पाइक वाला प्रोजेक्ट था। और उसके बाद राम प्रसाद आई, और उसके बाद फिर ये जितने भी पॉपुलर सीरीज हैं, चाहे बॉम्बे बेगम्स हो या फिर ट्रायल बाय फायर हो, मिसमैच 2 हो, ये सारे उसके बाद आए। हाँ, कामयाब तो फ़िल्म है भी बहुत ज़्यादा अच्छी, और दरअसल वो तो बॉलीवुड की ही चरित्र अभिनेताओं की ही बात कह भी रही है। बिल्कुल, इतने तो सुंदर सब गा रहे कनेक्ट हैं तो, करते हैं मुझसे, सब। है ना? और मुझे लगता है सिर्फ एक्टर नहीं, आई थिंक आज अगर एक कोई सेट डिजाइनर भी होगा, एक लाइट मैन भी होगा, जो भी होगा, जो एक पुराना हो चुका है, जो हुँ, आगे समय के साथ नहीं बदला है, उसको वो फीलिंग आती होगी जो उस फिल्म में उन्होंने कैरेक्टर एक्टर के थ्रू दिखाई है। जी। और वैसे भी मतलब जो भावना बेटी और नाती के साथ उसका जो कनेक्शन है, वो जो पूरी इमोशन जर्नी है, वो जो पूरी बिल्कुल। संबंधों की बात है, मुझे मतलब बहुत सारी लेयर्स हैं। अभी तो आज अकेले हम उस मूवी पे बात नहीं कर रहे हैं। और जी। मुझे तो जो उसका 500 का आंकड़ा पूरा करना, वो भी समझ में आया कि कला कला जो 99 के फेर में पड़ती है ना, मतलब पैसे से अलग, जो हम हम्म। आर्टिस्टिक चीजें अपनी यस। किसी डाटा को क्रॉस करके, मतलब मैंने कामयाब देखने के बाद जब आपका IMDb से वो निकाला तो सारी चीजें एक साथ निकल गई। तो अचानक से कामयाब फिल्म इतना हावी थी मुझ पे कि मुझे लगा गिनती नहीं गिनूंगी। गिनती भी नहीं सो गिनूंगी स्वीट। और नोट्स भी नहीं लूंगी। इसीलिए मैंने अपने देखने से जो चीजें मुझे याद रही, मैं उसी आधार पे परिचय देती रही। मैंने कहा ऐसे मैकेनिकल नोट्स नहीं करूंगी। वो कहीं ना जी। कहीं उस चीज के लिए भी तो करती है ना, कि एक मैकेनिकल वे में आपको जान लिया जाता है, और आर्ट जो है उससे बड़े की चीज है। और जी। उसमें भी मुझे बहुत ज्यादा काम बनते संजय मिश्र का, भावना का, और उस छोटी सी बच्ची का भी बहुत ही हाँ, अच्छी नहीं, मूवी उस फिल्म लगी। में संजय तो हम, मिश्रा जी ने भी मुझे बहुत, जैसे सॉरी सॉरी टू कट यू, बहुत सुंदर बात कही थी। उनके एक फ्रेंड थे जिनकी कैंसर से डेथ हुई। उनका सरनेम पंचाल है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम। वो लगान में थे, अगर आपने लगान देखी हो तो। उनका सरनेम जी पंचाल है, देखिए। NSD के थे वो। तो जी वो उनके बारे में बता रहे थे मुझे, और बात करते करते उन्होंने उनके बच्चों के बारे में कुछ बताया और कुछ ऐसी चीजें शेयर की, तो मुझे लगा हाँ, ये एक बच्चा सोच सकता है अगर उसका पेरेंट कैरेक्टर एक्टर हो। और उन्होंने कहा, सारिका ये देखो, आज अगर मैं मर गया ना, संजय जी हम्म ने ये कहा कि अगर आज मैं मर गया ना, तो मेरी बच्चियां क्या बोलेंगी, मेरा बाप क्या करके गया है। हम्म एप्पल सिंह बन गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जब मेरी आंखों देखी आई, तब मुझे लगा कि हाँ, आज मैं सुकून से मर सकता हूँ, कि भैया अगर मैं गया तो बच्चियां बोलेंगी कि हाँ, पापा कुछ अच्छा काम करके गए। और आंखों देखी में वो जाते भी हैं वैसे अंत में। हाँ, नहीं, बट और वो फिल्म भी बहुत कमाल है, आंखों देखी। और कमाल, संजय हाँ जी मैंने तो देखी। बहुत ही सुंदर उन्होंने अभिनय किया उसमें। तो जब वो चीजें मुझे बोल रहे थे ना, तो मैं जब अपना प्रिपेयर कर रही थी कैरेक्टर, तो मैं वो बच्चियां बन जाती थी कि हाँ, अगर आज एज एक कैरेक्टर एक्टर की मैं अगर बच्ची हूँ, तो मैं उस आदमी को, अपने उस बाप को किस किस लेंस से देख रही हूँ। और वहां से वो बहुत आसान हो गई जर्नी। हम जब वर्कशॉप भी कर रहे थे, हमारी जिस तरह की संजय जी, हमारी जो डिस्कशंस भी होती थी रूम में, तो उन्होंने बहुत आसान कर दिया था वो कैरेक्टर प्ले करना, बहुत आसान। सिर्फ ये छोटी छोटी चीजें ऐड करके, छोटे छोटे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके। तो जैसे आप उस बच्ची की लेंस से देख पाई ना, जैसे जो हम्म। आपके रिलेटिव आपके अपने होते हैं, वो उनको इससे मतलब नहीं है आप 499 या क्या फील्ड होगी, उनसे कर आप या रिश्ते पाँच के तौर रुपए, पे हाँ। कैसे, है ना? तो हाँ, इसके बाद जब फ़िल्म खत्म होती है तो भी रह जाता होगा ना वो संवेदना का हिस्सा? यानी आप उनकी बिल्कुल। आँखों से भी खुद को देख पाती होंगी, जो आपके दोस्त या रिश्तेदार हैं, जो फ़िल्म वो आपसे क्या चाहते होंगे, क्या चाहते हैं, हाँ। है ना? मेरा दैट्स ट्रू। मतलब है जब आप कोई रोल करती हैं, उसमें उसको परफ़ॉर्म करने के लिए हमें अपनी संवेदना, जो आप जैसे भावना का एग्ज़ाम्पल आपने लिया कि आपने बच्ची की तरह से देखा। फिर वो फ़िल्म खत्म होने के बाद रह जाता है वो आपके अंदर, या आपको लगता है कि फिर रोल से बाहर आ जाते हैं अक्सर? नहीं, वो कुछ कुछ श- वो क्या बोलते हैं, कुछ कण तो रह ही जाता है उस कैरेक्टर का। आप जी। ऑब्वियसली, आप अपने आप को, आप चाहते हो कि आप स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर रहो, लेकिन उस स्विच ऑन स्विच ऑफ में भी कुछ तो एक बीच का एक
कड़ी होती है ना जो आपके साथ रह जाती है। मतलब आज भी कितने कैरेक्टर्स प्ले करते वक्त एक एक भावना का हिस्सा आ ही जाता है जी। तो कि ऐसे ये अच्छा ऐसे कौन-कौन सोच जी। सकती है। हाँ, मैंने आप जहाँ पे भावना कोई और होते हैं, आपकी बहन, आपकी मदर, आपका कोई हम्म, और, आपके दोस्त, तो वहाँ आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच व्यू पाती से होंगी सोचते ऐसा। हैं, हाँ हाँ। जी। मैं ये कह रही थी कि इस तरह के कुछ कैरेक्टर्स के भूमिकाओं के बारे में आप बताएँगी जो लंबे समय तक रह गए आपके साथ? मतलब जी एक, एलिमेंट तो जिनका पता चलता है हमें, है ना? जी। हाँ जैसे राम प्रसाद में अगर आपने देखी है तो उसमें जो मेरा कैरेक्टर है धानी का, वो सबसे जी, छोटी बेटी है घर की लेकिन सबसे मैच्योर है। जी, वो अपनी माँ के लिए डिसीजन लेना चाहती है लेकिन वो इतनी पेट्रियार्कल सिस्टम से आती है, उसके इन लॉज, उसके हस्बैंड, कि वो अपनी माँ को चाहे तो अपने पास रख सकती है लेकिन उसमें वो हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी माँ को अपने पास रखूं। तो मेरे लिए वो कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मैं बहुत इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मेरे पेरेंट्स अपने आप में बहुत इंडिपेंडेंट हैं और मैं कंप्लीट न्यूक्लियर सेटअप से आती हूँ जहाँ मुझे जॉइंट फैमिली का कोई एक्सपोजर नहीं है। मुझे नहीं पता लोग जॉइंट फैमिली में कैसे रहते हैं, इन लॉज के साथ कैसे रहते हैं। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था उस कैरेक्टर के अंदर घुसना। लेकिन एक चीज थी जो उस कैरेक्टर और मेरे में सिमिलर थी, वो थी माँ के प्रति एक एक बिल्कुल माँ बन जाना। मतलब मेरी मम्मी के साथ मेरा जो रिलेशनशिप है, मुझे लगता है कि वो मेरी बेटी और मैं उसकी मम्मी हूँ। जी। कि मुझे मेरी माँ के साथ बहुत मेच्योरिटी से रियल लाइफ में भी डील करना पड़ता है। तो वो एलिमेंट मैंने वहां अपनी पर्सनल लाइफ से लेके यहाँ जोड़ दिया। तो वो कैरेक्टर मेरे साथ हमेशा चलता है, धानी मेरे साथ हमेशा चलती है क्योंकि मेरा एक हिस्सा है उसके अंदर उस मेच्योरिटी का। जी। आई डोंट नो इफ आई हैव बीन एबल टू एक्सप्रेस हाँ, इट। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छे से बात समझ आई। तो जी। हाँ, तो वो वैसी वाली चीज है। तो धानी मेरे बहुत क्लोज है। और वो मैरिज लेडी सॉरी लेडीज़ संगीत की जो बुआ है, वो है वो भी माधुरी बुआ ना? माधुरी बुआ, उसमें भी आप अपनी एलिमेंट्स लेके आते हैं। तो माधुरी बुआ में भी वही है कि जो एक आप किसी की तरह बनना चाहते हो। वो तो खैर उसमें पूर्वा नरेश की जो राइटिंग है वो अपने आप में इतनी कमाल है कि आपको कुछ करने की कमाल है जरूरत सच। नहीं है। तो वो वही बात है कि उसमें आप माधुरी दीक्षित बनना चाहते हो, कोई कुछ और बनना चाहता है, कोई किसी हस्बैंड को प्लीज करना चाहता है, कोई अपने इन लॉज को प्लीज करना चाहता है। इट्स ऑल अबाउट प्लीजिंग एंड नॉट रियली हुँ। बीइंग हू यू आर। वो इसमें तो बाकी सब में भी है, लेकिन इसमें तो बहुत ही कमाल है। ये बात तो माधुरी बुआ तो मुझे इसलिए याद आई क्योंकि आपने कहा कि मैं कभी वो रही नहीं हूँ संयुक्त परिवार में। तो हाँ। इसमें संयुक्त परिवार में भी हैं, उस छोटी-छोटी प्रथाओं में फँसे हुए हैं, जहाँ मनुष्य हम्म, अपनी ज़रूरी हिस्सा किन कपड़े पहने, कैसे पैर छुएँ पे कैसे कर रहे पहने, हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वो तो ये बहुत वही है, ये सारी चीजें आप क्योंकि जब आप एक कमरे में बैठ के रिहर्सल करते हैं, रीडिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसमें काफी चीजें जो आपके कानों में पड़ रही होती हैं। जैसे अगर आप जी, देखेंगे लेडी संगीत पूरा यूपी बेस्ड है, तो जी, जितने भी रिचुअल्स भी हैं वो सारे जो यूपी की शादियों में होते होंगे उस तरह के। मेरा उससे कोई एक्सपोजर नहीं था लेकिन सुन सुन के वो फोक गाने सुन सुन के और वो रिचुअल्स ट्रांजिशंस में लाने के लिए कि अच्छा ये होता है, अच्छा ये दिया जाता है, पोटली दी जाती है, गिन्नी दी जाती है, और जब दिए जाती है तो पैर छुए जाते हैं। ये सारी चीजें हमने रूम में जब डिस्कस की तो वो अंदर आती जाती हैं आपके, फिर वो इतनी आ चुकी होती है कि फिर जब आप परफॉर्म करते हो तो वो एफर्टलेस लगने लगता है। लेकिन उससे पहले का जो स्ट्रगल है वो अपनाना होता है। हाँ, उसमें तो और बहुत ही ज़्यादा उसमें तो रिडिक्यूल करना है वैसे भी। पहले तो वैसे भी सीखना करना है है। और नहीं सीखने के बाद सैंक्टिटी तो पूरी पता होनी चाहिए, तभी रिडिक्यूल कर भी पाएँगे। तो बहुत बिल्कुल। सारे मज़ेदार सीन थे, पर जैसे एक ये था कि बच्ची को पैर छूने दर्शकों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके हाँ। पैर छूने सिखाते हुए माधुरी बुआ जो ये खुद हैं सारिका जी, कह रही हैं कि उसका एक ज़रूरी हिस्सा है कि एक हाथ अपना क्लीवेज पे रख लो, नहीं तो सारे मामा-चाचा वहीं नज़र रखते हैं पैर छूते हुए। तो इस तरह से अंत इतना छोटा से प्ले में जितने हमारे ट्रेडिशन हैं, उसकी जो कितने 2 मुँहें हैं, उससे क्या निकलता है, सब हुँ। सामने आ जाता है। तो मैं बोलना ये चाह रही थी कि आपके एक्सप्रेशन से वो जो डबल जो दोहरे अर्थ निकलने चाहिए कि एक तरफ आपको मानना है
और एक तरफ हाँ। हमारा जो रियल सेल्फ है, वो दोनों एक्सप्रेशन से देना आजकल काफ़ी, मतलब आजकल जो हीरोइन सेंट्रिक फ़िल्में बन रही हैं, लेकिन उनका काम भी काफ़ी कठिन है। जब हीरो सेंट्रिक बनता था तो उसका एक सिंगल रोल है, लेकिन यहाँ पे उसको एक स्टीरियोटाइप को सारे लगातार निश्चित करना है और वो द्वंद हमेशा चेहरे में दिखना है, तो वो बिल्कुल। आपके बहुत अच्छे से दिख पाता है। एक तो मैं इसके थैंक लिए यू। आपको बहुत आपकी प्रशंसा करना चाहती थी, और थैंक यू रश्मि। दूसरा जी, आप अपना किसी, तो आपने 2-3 भूमिकाओं के बारे में अभी बताया, मैं आगे बात बढ़ाना चाह रही थी, थोड़े-से हम श्रोताओं के सवाल ले लेते हैं। जी। तो एक तो अजय सिंह जी पूछ रहे थे, सत्यदेव दुबे जी के साथ मिलने के बाद आपने जो बदलाव अपने जीवन और काम में पाया, मैं आपकी स्क्रीन पे भी ला दे रही हूँ। हाँ, सत्यदेव। सर उनसे मिलने के बाद लाइफ जिसको बोलते हैं ना 360 डिग्री टर्न हो गई मेरी, क्योंकि उस आदमी ने इतना बेबाकपना मेरे अंदर भरा, और मैं बहुत ही इनहिबिटेड बच्ची थी जो नई नई आई थी, बिल्कुल डरी हुई थी, और मैं वर्ल्ड को बिल्कुल ऑस्ट्रक देखती थी कि ओ ऐसा होता है, ओ अच्छा वैसा होता है। एंड सडनली इस आदमी ने मुझे बिल्कुल ऐसे लाया और कहा कि भैया ये है, तुम में है बात, डरो मत, रिजेक्शन से मत डरो। तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि तुम ना रिजेक्शन से डरती हो इसलिए ऑडिशन नहीं देती हो, और मैं बोलती थी नहीं 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 नहीं, मुझे ये सब नहीं, मैं सिर्फ थिएटर करूंगी। और वो कहते थे नहीं, तुम रिजेक्शन से डरती हो। तो ये बात समझाना और मुझे समझना जो मेरे पेरेंट्स भी कभी नहीं कर पाए, वो दुबे जी ने कर दिया। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों में एक एक ऐसा चेंज वो लेके आए हैं मेरी लाइफ में जिसको मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बट बहुत लेवल पे उन्होंने मेरी चीज़ों को एक शिफ्ट लेके आए वो मेरी लाइफ में। और मेरे हस्बैंड से मुझे उन्होंने मिलवाया, उन्होंने, हम तो बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, उन्होंने कहा तुम दोनों शादी कर लो। हमने कहा हम क्यों शादी करें, उन्होंने कहा देखा तुम्हारी शादी होगी, और वही हुआ, दुबे जी जो बोल गए वो हो गया, हमारी शादी हो गई। तो बहुत ज़्यादा वो जिसको कहते हैं ना, एक तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करते थे, उनका और मेरा जन्मदिन भी एक ही दिन है, हम दोनों 13 जुलाई हैं, तो हमारी वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती थी। और इसलिए मैं अपने हर जन्मदिन पे उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि हम साथ में केक काटते थे रोज़ 12 बजे, मतलब हर 12 बजते ही हैप्पी बर्थडे दुबे जी, हैप्पी बर्थडे बेटा। So I owe my entire acting career to Pandit Satyadev Dubey. He's, without him, I don't think so मेरा कुछ भी है। बहुत अच्छा लगा सुनने से। हमारी तरफ से, विदुष बैटन की तरफ से, सब श्रोताओं की तरफ से भी आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। वैसे मैंने थैंक देखा यू। था आपकी वॉल में। अरे जिस थैंक बच यू। ये विदु के नाम पे चैनल है, उसके फादर हैं धर्मेंद्र रावत, उनका भी 13th को ही होता है जन्मदिन। अरे क्या तो बात है, क्या बात, एक और 13 जुलाई। तो ये सुनील जी का सवाल था, ये फॉर यू एक्टिंग इन फिल्म इज मोर चैलेंजिंग और वेब सीरीज? एज व्यूअर आई गेट मोर इम्पैक्ट फ्रॉम वेब सीरीज, लुक मोर रियल एंड अपीयर अ रेप्लिका ऑफ थिएटर वर्ल्ड। सो दोनों बहुत ही सिमिलर वर्ल्ड्स हैं, येट अपने आप में बहुत डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं। वेब सीरीज में आपको उसी किरदार को थोड़ा और लंबा जीने का मौका मिलता है। फिल्म में क्योंकि पौने 2 घंटे 2 घंटे जो आजकल की रिक्वायरमेंट है, उसमें उस हर किरदार को ना एक जल्दी रैप करना पड़ता है, जबकि सीरीज में गुंजाइश होती है कि आप अगले सीजन में भी उस किरदार को देख सकते हैं, और किरदार अपनी पूरी एक ग्राफ लेके सीरीज में चल सकता है। फिल्म में वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप मीडियम वाइज पूछेंगे तो फॉर एन एक्टर आई थिंक इट्स द सेम। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कुछ डिफिकल्टी है, बट वेब सीरीज आप ज्यादा इंजॉय करते हो क्योंकि आपको मजा आता है, यू नो, और ज्यादा लेयरिंग करने में, इन टर्म्स ऑफ आपको ज्यादा सीन्स मिलते हैं, आपको ज्यादा ज्यादा जीने को मिलता है वो किताब। ऐसा मेरा मानना है, आई कुड बी रॉन्ग आपने क्या आल्सो। कहा कि एज अ आर्टिस्ट आपको सिनेमा ज्यादा अच्छा, क्या बोला ये वाक्य थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए तो। नहीं, मैं कह रही हूँ कि आपने कहा एज सिनेमा ए, अपने आप में एज एन एक्टर आप ज्यादा जी सकते हो वेब सीरीज में, ओ क्योंकि आपको अच्छा, वो उतना लंबा ग्राफ मिलता है ना, उस किरदार को उतना लंबा ग्राफ मिलता है।
हाँ, नहीं वो मैं फ़िल्म समझ क्योंकि पौने अच्छा 2 मुझे घंटे 2 घंटे, हाँ, बस वही कह रही थी। हुँ, तो उसके ज़्यादा लेयर्स आ जाते हैं। इनका सवाल भी मिलता-जुलता है पर ले लेते हैं शिवी का। जी। उनको ये भी लग रहा है कि नाटक लोग कम क्यों देखते होंगे? मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा ग्लैमर स्ट्रक होते हैं। नाटक उनको ग्लैमर नहीं देता। आप नाटक में किसी बहुत बड़े स्टार को ले जाइए, लोग आएँगे देखने। हमारे साथ होता है, हमको फेस्टिवल्स में इनवाइट किया जाता है, थिएटर फेस्टिवल्स में। लेकिन वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी होती है, वो अगर कोई टीवी का बड़ा एक्टर अगर कर रहा हो या फ़िल्म का कोई बहुत बड़ा नामी एक्टर जब नाटक कर रहा हो, उसको जो फ़ीस देते हैं वो अलग होती है, उसका जो एक मार्केटिंग होता है वो अलग होता है। लोग जो उन्हें देखने आते हैं वो बहुत आते हैं, हमें देखने कुछ गिनती के लोग आते हैं। सो आई थिंक इट्स मोर टू डू विद ग्लैमर। ऑल्सो लोगों का जो एक अटेंशन स्पैन है, या एक जो एफर्ट लेना है कि घर से तैयार होके निकलो, कोई भी उबर ऑटो अपनी गाड़ी में बैठ के एक वेन्यू तक पहुंचो, वेट करो, नाटक शुरू होने तक वेट करो, विज़ावी अपने घर के कंफर्ट में नेटफ्लिक्स लगाया, फ़ोन 199 रुपीज़ पर मंथ पे देख लिया, उसका एक अलग किक है। तो इट कुड बी दैट ऑल्सो। हाँ, बहुत बहुत ही अच्छे से आपने दर्शकों की मानसिकता समझी हुई है, क्योंकि मुझे लगता हाँ, है कि क्योंकि हम वो सफ़र देखकर करते हैं ना, हिंदी थिएटर वाले हमें देखने नहीं आते हैं लोग, चाहे हम बॉम्बे में करें या किसी लखनऊ में करें, जयपुर में करें, नहीं आते हैं लोग। पर आप उनको एक पॉपुलर नाम दे दीजिए टीवी या फ़िल्म का, वो आ जाते हैं देखने। तो ये हम तो खुद अनुभव करते हैं, हमें मतलब ऐसी फ़ीस देते हैं 20,000 रुपए में शो कर लीजिए, और वहीं हमें पता चलता है कि बाकियों को 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो जस्ट सेइंग, मतलब नथिंग, नॉट जजिंग द फेस्टिवल्स और एनीथिंग, बट आई एम सेइंग कि these things happen. So I'm sure that's happening because sponsors, yes, sponsors आपको नाम होगा तभी आएंगे, और और जनता भी तभी नाम आएगी। और अगर नाम के पीछे भी ग्लैमर में भाग रहे तो वो तो फिर एक गहरा सवाल है, क्योंकि वो तो पूरी ही हमारी संस्कृति की, साहित्य की दुनिया से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर साहित्य हम्म, संस्कृति के पेज हों, अगर हमें रिव्यूज मिलें, अगर हमें घर बैठ के किसी एक्टर के बारे में पहले से पता है ये अच्छा है, तो जाएगा ना दर्शक तो। लेकिन इसका मतलब फिल्मों के अलावा बाकियों का जा ही नहीं जाएंगे रहा है। बिल्कुल। और आई थिंक एज, हम्म, या, और आई थिंक वो कल्चर ही खत्म होता जा रहा है ना, चाहे स्कूलों में हो या पेरेंट्स भी, जो एक पेरेंट्स अब खुद इतने कंफर्टेबल हैं घर में बैठ के चीजें देखने के लिए कि वो बच्चे को बाहर ले जाने का एफर्ट, थिएटर दिखाने का एफर्ट खत्म हो गया है। हाँ, अब तो आर्ट क्रांति भी वो बैठ के, ऑनलाइन सीख रहे हैं, तो मैंने कहा क्रांति अब फेसबुक में करते हैं तो सोशल कला के लिए कहाँ मीडिया निकलेंगे घर से। एग्जैक्ट। तो वही चीज है, वो जी। फर्क जो है। हुँ। मेरे ख़्याल से ये इसमें तो बता दीजिए, आप चाहें बताना तो, किरण चौहान क्या, जी का। ये जो पूछ रहे वेब हैं ना सीरीज में, हाँ, गालियों की अधिकता क्यों होती है, या आपके विचार में उचित है जो बोलना चाह रहे हैं? सर देखिए, ये ना जो जिसको बोलते हैं ना कि रैट रेस, कि एक चीज फॉर एग्जांपल अगर हिट हो गई, मिर्जापुर अगर हिट हो गया, तो सबको लगता है हमको मिर्जापुर बनाना है। लेकिन मिर्जापुर की कहानी के हिसाब से वो लोग उस तरह की भाषा यूज करते हैं, और जिस तरीके का हम उनका प्रोफेशन दिखा रहे हैं वहां पे शायद वो गाली गलौज उस तरह से करते हो, उस तरह की उनकी भाषा हो। लेकिन क्योंकि वो हिट हो गया है तो अब सबको वही फॉर्मूला पे चलना है, और उनको लगता है कि सिर्फ ये इस भाषा का इस्तेमाल करने से हम भी पॉपुलर हो जाएंगे, जो कि ऐसा होता नहीं है। आजकल लोगों का हो गया है कि भाई देख ली हमने, सुन ली, अब आगे, अब हमें कुछ अच्छा दिखाइए। इसीलिए गुल्लक, पंचायत, इस तरह के जो शोज हैं, स्कैम, इस तरह के शोज क्यों ब्लॉकबस्टर हो गए, क्योंकि लोगों को वो देखना है, उनको नयापन देखना है, उनको ड्रामा देखना है, उनको कहानियां देखनी है, ग्रास रूट लेवल की कहानियां देखनी है। तो गाली गलोच का तो ऐसा है सर कि वो फॉर्मूला थोड़ा फेड हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो एक बीच में 2 ढाई साल बहुत ज्यादा हर शो में गालियां गालियां थी। अब अगर आप देखेंगे तो वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो ये सब फॉर्मूला ड्रिवन चीजें हैं, ऐसा मुझे लगता है कि जो चल गया आप फिर उसी फॉर्मूला पे बेस्ड, उसी फॉर्मेट पे चलते रहिए। लेकिन उससे हाँ, एक फ़ायदा ये हुआ होगा, मैं थोड़े लाइट मोड में ही कह रही हूँ, हाँ, कि गालियों का जो डंक होता है वो हट गया।
हट उस गया। गाली से भी पुरुष लोग इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर लेते थे, अब वो रात-दिन वेब सीरीज़ में सुनाई पड़ रही हैं, अब किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ, मैं ये गालियों से मेरे को याद आया कि हम थोड़ी-सी बातें ओके टाटा बाय-बाय की करते हैं। एक तो मुझे प्लीज़ करिए। पसंद वो बहुत ज़्यादा आई बहुत और कमाल शायद नाटक है वो। बहुत ही ज़्यादा कमाल, तो मैं उस पे आपसे थोड़ी-सी बात करना चाहूँगी। तो उसके अंत में ये क्वेश्चन आता, पहले आ गया गाली सुन के, कि उसमें पूरा ही वो इतना प्यारा नाटक है और सारा का सारा जिस जेंडर सेंसिटिविटी से लिखा हुआ है वो कमाल है, और जो उसमें अभिनय भी किया हुआ है जिस जेंडर सेंसिटिविटी से। लेकिन हुँ, अंत में जो वो गाली देते हैं वहां भी मुझे ऐसा फीलिंग आई कि इसमें भी क्रिएटिविटी हो सकती थी एक, शायद, है ना। गाली वो हुँ, देते हैं स्त्री बेइज्जती, तो ये हुँ। भी हो सकता है। क्योंकि मैं उस उनको पूरे वही नाटक आती है। नहीं, हमारा इस पे इसकी भी आप अगर देखिए कि उस औरत को तो वही गाली आती है, वो सबको यही बोलती जा रही है, उसको तो कोई और आती नहीं है। ओके, तो उसका आप दिखाने की वजह से, हाँ। सॉरी? उसका माइंडसेट दिखा, मतलब उसका दिखाने की वजह से वो लेनी पड़ी होगी, पर डायरेक्ट पीछे से आप लोग में बात हुई होगी ना, इसको चेंज करें ना करें। अन हुई होगी, आई एम श्योर, बट मुझे अभी वो 12 साल पहले जो नाटक बना उसका मुझे अभी मैं भूल चुकी हूँ कि क्या हमारी बातचीत हुई थी। क्योंकि हमारी इतनी वर्कशॉपिंग हुई है ना उस पूरे नाटक को दिखाने लेके, भाषा से लेकर क्या चीज़ करेक्ट है, चाहे जैसे उसमें अगर आपने वो हैंगवे सीन देखा हो हम्म, जिसमें ये लड़कियां प्रोडक्ट्स बेचती हैं, हाँ देखा है। कि दिखाना से छोटी सी तरीके से बस ये दिखाना कि कैसे ग्लोबल मार्केट इस गांव के इस छोटे सी जगह तक पहुंच चुका है, जी कि ये लड़कियां जो हैं ये एक्सपोज्ड हैं कि ये फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपने कस्टमर्स को बेचेंगी, चाहे जी पॉर्न भी हो, दे आर एक्सपोज टू दैट पॉर्न इंग्लिश। तो इतने लेवल का हमारा वर्कशॉपिंग हुआ था ना, इतने लेवल, और वो राइटर्स रूम का था। अगर आपको पता हो तो राइटर्स ब्लॉक एक पहले हुआ जी करता था, अभी भी होता है, बट अब शायद 3-4 साल में एक बार होता है, जिसमें ये नाटक सिलेक्ट हुआ था पूर्वा का। तो बहुत सारी रीडिंग्स, डिस्कशंस और सबके बाद उसी निष्कर्ष पे आए होंगे कि ये गाली यही वाली बनती है, क्योंकि एक पूरा कनेक्ट भी है ना उस गाली का। हाँ, तो थोड़ा-सा इस नाटक के बारे में, वर्कशॉप्स तो आपने इशारा किया, तो थोड़ा-सा हम्म, अगर जितना याद याद तो होगा मेरे ख़्याल से, थोड़े होना से चाहिए। एलेबोरेट जर्नी या आपके इस किरदार के बारे में हाँ, थोड़ा-सा दर्शक रिलेट कर सकें, उसके लिए ज़रा-सी ब्रीफिंग मैं कर देती हूँ, फिर आप थोड़ी कर पाएँ। ये मूवी आप देखिएगा, ये बहुत अच्छी है, और हाँ, ये ये Z5 पे आप देख सकते हैं। जी5 में इसको आप देख सकते हैं। और ये इतनी अच्छी है कि इसमें दिखा रखा है कि कोई डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाने वो जा रहे हैं, वो उसके प्रथा के बारे में तो सारिका जी ही बता पाएँगी, कि सेक्स वर्कर का काम में, और उनके लिए कैसे एक काम है, जैसे पैसे देंगे और वो बोल देगी, और वो जितने बार कैमरा खुलता है वो नहीं बोलती है, उसके बाद वो उसको लाती है इस भूमिका में कि पहले आप हमें बोल के दिखाओ। जो हम्म, अमेरिका से आई है, अपने आप को बहुत सुसभ्य, सुसंस्कृत, आत्मविश्वासी महिला समझने वाली, वो उससे पूछ रही है कि अच्छा आप बताओ कि ये जो आपके साथ है कौन है, बॉयफ्रेंड है? आप इनके साथ सोते हो, इनसे क्या संबंध है, क्या है? तो वो बार-बार जब बहुत ज़्यादा उसको हिचक होती है, तब वो बताती है तुम कि ये तो पर्सनल है। कह रही तुम भी तो हमारा पर्सनल पूछ रहे पर्सनल हो। पूछ रहे हो, और हम अलग नहीं है। ऐसे हम उस अलग नहीं है, सीन की ब्यूटी है कि सेम टू सेम है हम तो, सेम कि टू आप सेम है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो, मैं अपने कस्टमर के साथ हूँ, आप बिना शादी के रह रहे हो, मैं भी बिना शादी के रह रही हूँ। तो क्या फर्क है? क्लास का फर्क है ना बस, और हाँ, प्रोफेशन का हाँ। फर्क है कि बार-बार आप सेम वहां पिंच रहती हो, मैं यहाँ रहती हूँ, आप पढ़ी लिखी हो, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे एक टाइम पे तो हम दोनों समान है। तो वो उस सीन की ब्यूटी है जहाँ पे वो बोलती है सेम टू सेम दीदी, सेम टू सेम, गन्ना देती है उसको। अगर हाँ। आप देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुली, और सबसे ब्यूटी बात इसकी ये है कि कोई डायलॉग्स की जरूरत नहीं पड़ी है, वो सिर्फ छोटे छोटे, मैंने कई बार हाँ, पिक्चरें बहुत बड़ी बातें करती हैं लेकिन वो डायलॉग्स दिलवा देते हैं जिसकी उसको एजुकेशन ही नहीं है, बट वो तो हम्म, सेम पिंच कर करके बोलती रहती है, एक कदम पास आती रहती है सेम पिंच बोल के, और बाद में हाँ, साथ खड़ी हो जाती है कि हम एक ही हैं बिल्कुल। हम्म, और उसके बाद भी जब इसको सभ्य बने रहना चाहिए था, लेकिन इसका वो बैलेंस लूज़ हो गया है, तो अभी इसको नीचा दिखा रही है। फिर वो बोलती हाँ, है सीधा-सीधा कि तुम दहेज बेचती हो।
तो वो कहती है तुम मन बेचती हो, मैं कभी हम्म, अपने मन के खिलाफ नहीं जाती। नहीं तो इस जाती, हाँ। तरीके से बहुत ही अच्छा ये सीरीज है। लास्ट की हम्म, बस एक बात बता के फिर मैं चाह रही थी आपसे इसका सुनूं, क्योंकि जी। इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि पूरे आर्ट को एक इसने सभ्य और औरतों के बंटवारे को, जिसको जब हम औरत औरत में बंटवारा कर देते हैं, बाजारू औरत सभ्य औरत, तो उसी डर से आप औरत का कितना भी शोषण कर सकते हो। हम्म, नंबर एक तो उस पे ही इसने उंगली रख दी। सेकंड बात है कि पूरे आर्ट का भी एक क्रिटिक है, वो जो सच कह के बेचेगा यूएस में। जो आपके किरदार का नाम क्या था, रूपा शायद? रूपा। हाँ, जो रूपा ने तो उसको जो दिया है, और वो अब डॉक्यूमेंट्री की अभिनेत्री बन के जाएगी, हम्म, रूपा ने तो उसको झूठ परोसा है। यानी हम्म, आप सच के नाम पे आप जो सारी चीज दुनिया में फैलाओगे वो तो झूठ था, रूपा ने तो झूठ पूरा था। झूठा अनुभव बोला है। तो हम्म, सच के नाम पे जो हमें रियलिटी शो में या डॉक्यूमेंट्री में भी जो मिल रहा है, वो कैसा झूठ है, और उसके नीचे सच जो है वो पूरा ही ढका रह गया। इवन जो सच को कहने वाली लड़की है उसको भी तुम डंप करके चले गए। चले गए, तो हाँ। इसलिए भी मुझे ये नाटक बहुत क्योंकि ब्यूटीफुल ये इसलिए वही लगा। वाली चीज है कि ये रूपा थोड़ा सा क्योंकि पढ़ी लिखी है, तो शी ब्रिंग्स द ग्लैमर क्वोशिएंट कंपेयर टू ये ज्यादा हाँ स्मार्ट है ना। मुझे कहती है कि दीदी ये सिर्फ क्रीम नहीं पढ़ती है, क्रीम के लेबल का नाम नहीं पढ़ती है, क्रीम के लेबल पे ये क्रीम कहाँ बनी है वो पढ़ती है। क्योंकि शी सो जी हाँ एम्बिशियस कि वो जहां बनी है इसको वहां जाना है। जी। तो इस तो किरदार कहीं के ना बारे में। कहीं, हाँ हाँ, हाँ, हाँ। तो जी रूपा मेरे लिए थोड़ा काफी डिफिकल्ट कैरेक्टर था क्योंकि ये बहुत ही जिसको कहते हैं कि क्लेवर लड़की थी इन टर्म्स ऑफ अपना रास्ता बनाना, मनूवर करते हुए कि अच्छा, बहुत इनोसेंट, भोली एकदम कि मेरे साथ देखो बेचारा विक्टिम, शी प्लेड द विक्टिम कार्ड इन दैट एंटायर प्ले। अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ विक्टिम 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 पे खेलती गई और लास्ट में वो निकल गई। सो उस विक्टिम स्पेस को क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन जो हमारे नाटक की डायरेक्टर थी रॉबी जीता गोगोई और राइटर पूर्वा, उन्होंने बहुत हेल्प किया उस पूरे कैरेक्टर को क्रैक करने में इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। और जो सीमा का कैरेक्टर है, जो हम्म। मेन मेन। है सीमा, हाँ, प्रेरणा चावला, हम्म, उसके कैरेक्टर में इतना कुछ था ना, इतना कुछ था। एक जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल बड़बोलापन, सब कुछ साफ है जो है मन में वो बाहर है। वो देख के मुझे पता था कि ये मैं नहीं हूँ। तो ये जो कर रही है इसका मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं बिल्कुल इसके विपरीत हूँ। ये बोल रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ। ये जहां चुप हो रही है वहां मैं बोलूंगी। तो मेरे लिए पूरा वेटिंग गेम था कि ये जहां चुप हुई मुझे वहां पे अपना आके स्लाइड करना हाँ, है। इसीलिए मैंने कहा पूरी आर्ट पे ये क्रिटिक प्रस्तुत करता है नाटक ना, आर्ट पे भी हाँ, पूरा पूरी तरह से, पूरी तरह से। बहुत और बारीक दोगलापन, मतलब आर्टिस्ट का भी दोगलापन। हम कितनी भी बातें कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक एज आर्टिस्ट बीट एनीबडी, एक हिपोक्रेसी तो होती है। आप जो बाहर बताते हो कि ये इक्वालिटी और ये घर में आप प्रैक्टिस करते हो कि नहीं, मेरा उतना ही सवाल है अपने आप से भी और सबसे भी। अगर मैं अपने घर में प्रैक्टिस कर रही हूँ, बस वहीं से मेरी शुरुआत है और वहीं से मेरा लाइफ आगे बढ़ेगी। तो वो इस प्ले में बहुत अच्छी तरीके से आई थिंक दिखाया है। और उन दोनों का भी बहुत अच्छे से, हर बार वो दो लोग अमेरिका से आए हैं और वो हाँ, हर बार माय प्रोजेक्ट आई बोलता है, ये इतने बार नाराज होती है कि हम क्यों नहीं बोल रहे, अस प्रोजेक्ट क्यों नहीं हाँ, बोल रहे। और अंत में वो निकल पह, लेता है हाँ, प्रोजेक्ट अंत लेके। में वो आई ही होता है ना। हाँ, जबकि आई शुरू बात। में ऐसा लगता है कि जैसे शुरू में इसकी पूरी टोन ऐसी है कि ये पता चले कि लड़कियां टेंट्रम्स करती हैं, हाँ, बट हाँ, अंत में वो निकलता आई ही है। इसका मतलब है कि जब उसको ऑब्जेक्शन हुआ था आई हम्म, आई पे बोलने पे, तो हाँ। शायद उसको वहीं फर्म रहना था। तो ऐसे कई बातें बहुत अच्छी नहीं, बोलता है, वो मैं जेंडर नाटक। डायनेमिक्स अगर आप देखें तो प्ले के ओपनिंग में ही है, जब वो बोलता है कि आई एम कैमरा ए एंड यू आर कैमरा बी। तो बोलती हम्म है कि मैं क्यों कैमरा बी हूँ, क्योंकि मैंने ही पूरा ये रिसर्च फंड करवाया है। तो जस्ट बिकॉज हम्म। मतलब तुम आदमी हो तो तुम कैमरा ए हो और मैं कैमरा हाँ बी हूँ, तो वहीं से शुरू हाँ, हो जाती है उनकी बैंटर। तो वो बिल्कुल। बहुत छोटी छोटी चीजों में है, लेकिन वो बहुत अच्छे से दिखाया है कि
बहुत अच्छे से दिखाया है और ये जो सिनेमा है इसको देखते हुए बहुत सारी चीज़ें मैं हमेशा भी बहुत अच्छे से दिखी जाती हैं, बट चूँकि आपसे बात करनी थी तो और भी ज़्यादा अच्छे से दिखी। तो मुझे ये समझ में आया कि ऐसी जेंडर वाली चीज़ें तो अक्सर आर्टिस्ट लोग तो पहले अवेयर होते हैं ना, उनके पास विज़न होती है, दर्शक बाद में हम्म। होते हैं। लेकिन हम्म। तो पहले क्या होता था कि ऐसे कोई जेंडर सेंसिटिविटी की बात डाली भी है तो इग्नोर हो गई है। पर अब हम्म। मैं देख रही हूँ कि ये इतने पावरफुल और इतने इम्पैक्टफुल ढंग से डाली जा रही हैं कि दर्शक अगर बेवकूफ ही ना हो तो फिर इग्नोर नहीं होगी। मतलब दैट्स ट्रू। इंटेंशन इंटेंशन ही नहीं है बदलने की, वो अलग हाँ। बात है, बेवकूफ हो तो अलग बात है। वैसे मेरे लिए दोनों एक ही बातें हैं, क्योंकि बदलना तो पड़ेगा ही। तो अलग बात है, अदरवाइज वो कन्वे होके रहती हैं जिस ढंग से आई वगैरह का तरीका, सेम पिंच का तरीका निकाला, तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। हम्म। अभी आपने जेंडर की बात पे कैमरा ए और बी की बात की, तो मुझे लगता है हम इसी पे बात करते हैं कि जो आपका पूरा रंगमंच की दुनिया का और बॉम्बे का आपका जो अनुभव है पूरे फिल्म जगत का, उसमें जो जेंडर डिस्पैरिटी या जो जेंडर्स के एक स्त्री होने के नाते या पुरुष होने के नाते अभिनय करने में जो फर्क पड़ जाता है, उस पर थोड़ी सी बात करें सिनेरियो पे। जी। हाँ, बिल्कुल। ऑनेस्टली रश्मि जी, मैंने इस तरह का तो कभी कुछ फेस नहीं किया। जी। लेकिन मैंने देखा है कि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये चीज़ें शेयर की हैं मेरे साथ कि होता है जी। कि अगर आपने खैर वो मैं भी एक्सपीरियंस करती हूँ कि अगर मैं एक सेट पे हूँ और अगर मैंने कुछ स्पॉट से या किसी से कुछ मांग लिया, हम्म। विजिबली जब मेरे को एक्टर जब मांगते हैं जिस स्पीड से और जिस जिस शिद्दत से उसके लिए चीज़ आती है, चाहे कॉफ़ी हो, मेरे को थोड़ा टकना पड़ता है। मुझे लगता है कि अच्छा मैम ला रहे हैं ना, मैम ला रहे हैं, ला रहे हैं। तो वो होता है। अब वो क्यों होता है वो तो हम सबको पता ही है। मतलब मेरी बिल्डिंग का वॉचमैन भी मेरे हस्बैंड जा रहे होते हैं, तो पहले उनको सलाम ठोकता है और फिर मेरे को हेलो भाभी कहते हैं। तो इस चीज़ से तो हम सब वाकिफ ही हैं कि क्यों होता है। लेकिन उस तरह से मैंने कभी ऑनेस्टली फेस नहीं किया। जहाँ मुझे लगे कि अगर डायरेक्टर मेरे साथ वैसा करा तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। डायरेक्टर ने कभी मेरे साथ किसी डायरेक्टर ने ऐसा नहीं किया। नहीं, जो इंडिविजुअली। बाकी जी। आसपास वो हाँ, सॉरी आप इंडिविजुअली कुछ तो कह रही हैं नहीं भी रश्मि जी। हुआ होगा। नहीं, बस मैं इतना ही वो कर रही थी कि इंडिविजुअली अगर ना भी हुआ हो, कि एक होता है कि हमें बट डायरेक्ट हमें पता है प्रैक्टिस होता है। लेकिन ओवरऑल हर चीज में फर्क आ जाता है ना आपके। अब जैसे अगर इस समय जो किसी एक्टर को जो बेस्ट जो उसको मिलता होगा सेम काम का, और जो एक एक्ट्रेस को मिलता होगा, उसमें ही बहुत बड़ा गैप हम्म। होगा। लेकिन अब जैसे ना वही मैं जो क्रिकेटर्स में आपको से कह रही बहुत थी कि बड़ा है। इंडस्ट्री इवॉल्व जो हुई है ना, अब चीजें काफी जी। बदली हैं। जी। तो अब क्योंकि हर कोई अपना वॉइस करने लगा है तो ये चीजें अब थोड़ी समान हुई हैं। जी। 3 साल पहले तक भाई। शायद ये चीज इतनी रेलेवेंट होती, बट आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि उस लेवल की एक डिस्पैरिटी है। और जहां तक हम एक एक लेटेंट चीज तो हर जगह होती है, लेकिन उतना अब लोग कर नहीं पाते। ऑल्सो विद नेटफ्लिक्स और ये जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बहुत ही कॉर्पोरेट फॉर्मेट यूज करते हैं, वहां पे वैसे भी वो नहीं कर सकते। ओके। तो ये डेफिनेटली भारतेंदु फर्क है। जी। अरे जी। नमस्ते भारतेंदु भारतेंदु। जी, आप बोल रहे हो कि अच्छी वार्ता चल रही है, दोनों को बहुत बधाई। तो हम क्योंकि वो उन्होंने तो अकेला है जो जानता है हम दोनों नर्वस थे इस टॉक से पहले। तो भारतेंदु जी, सारिका जी का मुझे नहीं पता, मैंने आपकी बधाई नहीं एक्सेप्ट की है, क्योंकि आपसे हमने अच्छी और बधाई जैसे शब्द, टकसाली शब्द नहीं सुनने चाहे थे, कुछ बारीक से जिज्ञासाएं या टिप्पणियां चाहिए सुननी। आप इनके काम से इतने अच्छे से परिचित हो, हम वेट करेंगे कि आप हमारी बातचीत को बहुत अच्छे स्तर तक ले जाओगे, ऐसी कुछ टिप्पणी आपकी तरफ से आएंगी। तो हम थोड़ा-सा बॉलीवुड के बारे में बात करें, फिर थोड़ा-सा हम आपकी निजी जीवन पे भी करना चाहेंगे। तो एक मैंने तो काफ़ी कुछ पढ़ा भी है आपकी रणवीर कपूर के बारे में, आपने जो कहा सब ये या बॉम्बे पर वेलवेट, हाँ। फिर भी मैं आपकी एक स्क्रीन जर्नी जैसे शुरू होती है, उस पे बात करना चाहती हूँ कि वेलवेट में तो आपने स्टूडेंट का रोल किया था शायद। वो नहीं, नहीं, जगह वाइफ जाती का, वो तो जग्गा है। हाँ। जासूस में किया था।
तो वो रोल करने के आपके जो अनुभव रहे, और जब रंगमंच में आप काम करते हैं या हम स्क्रीन में काम करते हैं, तो उनमें जो एक फ़र्क बहुत बड़ा आ जाता होगा, वो सारी चीज़ें और अनुभव आपके स्क्रीन के आने के? जी। ठीक है, तो पहले मैं रंगमंच और स्क्रीन का फ़र्क पे बात करती हूँ। जी। रंगमंच में जब आप शो करते हो, जब आपका नाटक खत्म होता है ना, यहाँ कुछ भरता है आपके, ऐसा मेरी जो फीलिंग होती है, मेरा ऐसे ना ये भर जाता है, देयर इज अ लॉट ऑफ फुलफिलमेंट। ओके। और शो करने से पहले एक खालीपन होता है, जिसको मुझे लगता है यार ये कुछ कुछ खाली हो रहा है, मैं क्या लाइंस भूल जाऊंगी, मैं अपनी मूवमेंट भूल जाऊंगी, मैं पता नहीं क्या हो जाएगा। एक कांस्टेंट थॉट चलता रहता है कि शिट शिट पता नहीं शो कैसा हो, एक नर्वसनेस रहती है मेरे साथ हमेशा हर शो से पहले। और शो होते ही ये धीरे 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 ये जो है ये भर जाता है मेरा, उसकी मैं आपको फीलिंग नहीं एक्सप्रेस कर सकती। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटिफाइंग होता है, बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग। स्क्रीन पे मुझे पता है कि चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं, तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स रहती हूँ, उतनी एजी नहीं होती हूँ, और मुझे एजी रहने में थोड़ा मज़ा आता है। सो मेरा वो डिफरेंस है। और थिएटर में आपको पूरा जो एक किरदार की जो जर्नी है, वो आप टॉप टू बॉटम पूरे आपने जितनी भी बैक स्टोरीज क्रैक की हैं, आपने जो भी किया है, अब आपको इस 1.5 घंटे या 2 घंटे के नाटक में सारा कुछ बिना कुछ कहे सिर्फ लाइनों से एक्शन से बता देना है। वेरएज़ जब हम स्क्रीन पे काम करते हैं तो उसमें काफ़ी टेक्निकलिटीज़ भी हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, और उस चीज़ को हम जब बार-बार करते हैं तो वो एक पॉइंट पे मैकेनिकल भी हो जाती है, जिससे हम बचना चाहते हैं कि यार मैकेनिकल ना लगे। तो अब तो ऐसा होता है कि पहले हम उसमें रहते थे कि नहीं यार ग्लिसरीन यूज़ नहीं करेंगे, अपने आप इमोट करेंगे। पर अब समझ में आता है कि इतने टेक्स होते हैं, इतने अलग-अलग एंगल से टेक्स होते हैं कि आप हर बार उसी इमोशन के साथ नहीं रो सकते। तो फिर लगता है अपना ईगो साइड में रखो, ग्लिसरीन लो, रो लो, इमोशन वही आएगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो अलग करती हैं थिएटर को और स्क्रीन को। मैंने बहुत हल्के तरीके से कहा, बहुत छोटे तरीके से कहा, लेकिन जी। थिएटर भर देता है मुझे। तो आप और करती हैं अभी भी थिएटर? हाँ, हाँ, बिल्कुल, वो तो कहाँ छूटेगा। जी, जी, आप कुछ कह रही थी? जी। नहीं, 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 यही कह रही थी बस। और वो स्क्रीन की जो आपकी पूरी जर्नी है, स्क्रीन अ, की जर्नी आपके सामने है, और पता नहीं क्यों मेरे को जब कोई अब आप स्क्रीन के बारे में पूछ रहे हैं तो मुझे लग रहा है मेरे पास कुछ बोलने के लिए ही नहीं है, क्योंकि मैं सेट से वॉक आउट करती हूँ तो मैं ऐसे डिटैच हो जाती हूँ। तो वैसा कुछ नहीं है। आई एन्जॉय, मैं वो 40 दिन सेट पे हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया, सबको एक्टर्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई, पूरे यूनिट के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई, बट वन्स आई एम आउट ऑफ दैट प्रोजेक्ट आई डिटैच। तो मैं मतलब मेमोरी से भी ना अपने आप को मैं डिटैच्ड फील करती हूँ। तो ये बहुत मतलब ये एक बड़े कलाकार के लिए ये करना ज़रूरी भी होता होगा, वरना वो इतने डिफरेंट रोल्स में जाएगा नहीं, कैसे? नहीं, मुझे नहीं नहीं? पता बड़े-छोटे कलाकार वो वैसी बात नहीं है, कहने का मतलब है कि आपका होता है कि ठीक है, हो गया, खत्म हो गया ना अब ये छप चुका, तो जी। छप गया, अब जो होगा एडिट टेबल पे होगा, मूव ऑन, नए काम की तलाश में, नए किरदार की तलाश में। हाँ, जैसे इन दोनों सवालों के जवाब में जितने इंटेंस ढंग से आपने बताया भरना या ये, उसी को थोड़ा और अच्छे से समझते हुए मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि जैसे आपकी जितनी भी फ़िल्म मैंने देखी है, आपकी जितनी भी अभिनय मतलब आर्ट फॉर्म जो भी देखा, उसमें तो ज़्यादातर तो काउंटर नैरेटिव ही हैं। आई मीन जो सोसाइटी का स्टीरियोटाइप है उसके अलग है। अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं ये कहूँ कि जो मार्जिनलाइज्ड ट्रुथ होते हैं, जो हुँ, बनेंगे अब, जिनको हम हुँ, बनाने की शुरुआत कर रहे हैं पर वो अभी हैं नहीं समाज में, ज़्यादातर में वो हैं। तो मैं हुँ। पूछना चाह रही थी कि जो अभिनय है वो इसमें कितना कारगर हो सकता है कि जो समाज के साथ जो हम ट्रुथ झेल रहे हैं उससे हमारे जो डेंट पड़ते हैं, चेतना में सलवटें पड़ती हैं, उसके चाहे हम कैथारसिस में कहें या उसके परगेशन में, आपको लगता है कि अभिनय से कितना इम्पैक्ट पड़ता होगा उसमें? ये जानना चाह रही थी। बहुत पड़ता होगा, क्योंकि हाँ। जब आप देख रहे हो उस किरदार को,
तो आप ये थोड़ी ना सोच रहे हो कि ये एक्टर है, आप तो उसके साथ वैसे ही कनेक्ट कर रहे हो, अपने आप को देख रहे हो उसमें, तो वो जी। बिल्कुल मैटर करता है, बिल्कुल। जैसे हम इसलिए तो लोग आज अगर आप हाँ, हाँ। आपने आई डोंट नो नीरज गहवान की एक फिल्म है अजीब दास्तां में, एक छोटी सी कहानी है गीली पुच्ची, अगर आपको मौका मिले तो प्लीज देखिए। हाँ, वो मैंने देखी ब्राह्मण, है। हाँ वो ब्राह्मण दलित डायनेमिक्स पे है, अगर आपने देखी होगी। हाँ, तो उसमें कैसे आप दोनों किरदारों को जिस तरीके से देखते हैं, आपको पता है कि ये अपनी जगह करेक्ट है, अपनी कंडीशनिंग से आई है, और ये अपनी जगह करेक्ट है जो अपनी कंडीशनिंग से आई है। आपको पता है गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको देखते हो कि ये कंडीशनिंग का मारा है यार, ही इज नॉट अ बैड पर्सन। लेकिन क्या बोल रही थी, मेरा थॉट लूज हो गया, मैं नहीं वो आई थी गीली ठीक है। पुच्ची पे, मैं भूल गई। आप बट इसलिए आई थी कि जो मार्जिनलाइज लोगों की जो भावनाएं जो दिखाई यस, जाती है उसमें कैथारसिस और ये में परगेशन में कितना अभिनय हेल्प करता है, या ये पूरी कला करेक्ट, ही वो बिल्कुल हेल्प करता है, सिनेमा पूरी रंगमंच। कला ही। करेक्ट, उसमें आपकी कहानी भी उतनी इम्पोर्टेंट है, आपका मेकर भी उतना इम्पोर्टेंट है, हर तरीके से वो कहानी जब आप तक पहुंचती है तो सिर्फ अभिनय के थ्रू नहीं पहुंचती, बहुत सारे फैक्टर्स है जिनके थ्रू आप तक पहुंचती है। जी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका स्टोरी नैरेटिव क्या है। हाँ, स्टोरी नैरेटिव से तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता भी है, और हम लोग तो जैसे इस समय एक सांस्कृतिक शून्य जो है, अगर हम धर्म का सहारा ना लें तो जी शून्य में तो मनुष्य नहीं रह सकता, उसको संस्कृति ही भर सकती है। और अगर बिल्कुल, हम जो हिंदी अभी आप बोलिए प्लीज। हाँ, नहीं, जो बिल्कुल ही अब खत्म होती जा रही है। हाँ। और अगर हम रंगमंच की और साहित्य की दुनिया देखें हिंदी में तो वो बहुत सीमित है, तो इसलिए जो मतलब मास जो है वो तो उनके ही पास है, बॉलीवुड के पास। तो अगर बॉलीवुड इवॉल्व करता है, और उसका फर्क मुझे लगता है रंगमंच और साहित्य में भी बहुत पड़ता है, बिल्कुल तो वो एक पड़ेगा, बहुत इसलिए अगर आप देखें नसीरुद्दीन शाह थिएटर जब करते हैं, आप देखिए जिस तरीके से लोग आते हैं, तो वो बहुत जरूरी है एक्टर्स को करते रहना, और बिल्कुल उस चीज से, क्योंकि उनको समझ में आता है कि हमारे एक इतने सी चीज से लोगों पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और रंगमंच में भी आप किस तरह की कहानियां उठा रहे हैं, किस तरीके की आपकी स्टोरी टेलिंग है, क्या वो सिर्फ फन एंड एंटरटेनमेंट है या वो उसके बियॉन्ड है। जैसे इस सीरीज को देख के भी मेरे मन में बात आ रही थी कि जो सास बहू फ्लेमिंगो हो या इस तरह की और भी बन रही है, वो एक सास बहू के अचार वाली भी थी। मैंने अब अच्छा, जो हाँ, एकता कपूर की तरह हम जो सास बहू शब्द सुनते थे तो हमें सास बहू से जो अर्थ समझ में आता था, अब सास बहू बदल गया है। बदल अब गया। ऐसा नहीं लगता कि सास बहू शब्द सुनने से आपको अरे फिर वही चलेगा, हम्म, जहाँ मतलब फिर वही स्टीरियोटाइप चलेंगे, ऐसा नहीं लगता। अब चेंज हो नहीं, गया सब कुछ, है ना। तो मैं ये बिल्कुल। पूछना चाह रही थी कि आपको क्या लगता है किस तरह की सीरीज बन रही हैं, चाहे वो लेडी संगीत हो चाहे इस तरह की सीरीज हो, स्त्रियों को अपनी नागरिकता या गरिमा को स्थापित करने में इस सब से क्या बहुत मतलब मदद मिलती होगी, ये मैं पूछना चाह मिलती रही थी। होगी, क्योंकि जब यही औरतें जब एक सास बहू सीरियल देखती थी एक टाइम पे, जहाँ पे पूरी डिस्कशन ही हो रही है, इसने ये चुरा लिया और उसने खाने में क्या बनाया, और ज्वेलरी पहन के सो जा रही थी, कट टू वो अब इस प्रेजेंट टाइम में है, जहाँ पे वो देख रही है कि एक औरत हवलदार की नौकरी भी कर रही है, उसका पॉलिटिक्स भी एकदम करेक्ट है, वो घर आके अपने हस्बैंड को खाना भी दे रही है, लेकिन साथ साथ इक्वल रिस्पेक्ट भी डिमांड कर रही है, कमांड कर रही है राधो। तो वो कहीं ना कहीं कुछ तो शिफ्ट होता होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो एक औरत अपने लिए खड़ी होती होगी कि नहीं यार, ये नहीं हो पाएगा, मैं अगर बाहर जाके काम कर रही हूँ, घर आ रही हूँ, तो भैया तुम्हारा जो काम है मेरा भी वो काम है। और पुरुष तो भी, डेफिनेटली पुरुष भी, बिल्कुल। क्योंकि मेरे ख्याल से लेडी संगीत में तो बार बार इस तरह की बातें आती हैं, जब वो कपड़े से परेशान हो रही है मॉडर्न लड़की जो है, तो हाँ, उसको कह रही है वो किसे ड्रेस मत मानो, उसे मैरिज की फाउंडेशन मानो, या ऐसे कर करके जो और वो पढ़ी ट्रेडिशन लिखी औरत है, जो हाँ बोल रही है वो मिरांडा, पढ़ी लिखी औरत है, वो मिरांडा हाउस से मतलब एमए इंग्लिश है। एमए इंग्लिश है, और खुद उसको रियलाइजेशन है कि इस मैरिज से मैं सेल्फ से दूर चली जाती जा रही हूँ, फिर भी बेटी को एग्जैक्टली, पूरा ज्ञान दे रही है बांध कि रही तुम हूँ।
कि तुम्हारी जो क्या बोलती है चुन्नी की ये जो गांठें हैं, उससे डोर है, बांध ये लो ताकि उससे पति हस्बैंड कहीं और ना जाए, उसकी नजर ना जाए। भटके। हाँ, पर मैं बोलना ये चाह रही थी कि इस सब से वो वीमेन फ्रीडम की, स्त्री स्वतंत्रता की तो बात करती ही हैं, लेकिन जो घर का बेटा, चूंकि वो संगीत की तरफ इंक्लाइंड था और उसने डांसर से शादी की है, तो वो बाहर निकाल, उसको एंट्री हम्म, नहीं है घर में। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो पूरे की पूरी कला का फॉर्म है, ये पुरुषों को भी तो एक आजादी दे रहा है ना, कि जो तुमसे कोमल चीजें छीन ली गई थी, आर्टिस्टिक हाँ, चीजें, आप उसको असर्ट कर सकते हो, यू कैन असर्ट इट ना, बार yes, बार वो। absolutely, absolutely. You can choose Kathak as a dance to learn. You can choose Bharatnatyam as a dance to learn. कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे तुम क्लासिकल सीख रहे हो और एक तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अलग हो गई है। और उसमें भी अगर हम शादी के उसमें देखें, मान लो अगर शादी के अनुष्ठान सब अच्छा ही हो, तो लड़कियां कितना एंजॉय कर रही है। मैंने तो सबसे ज्यादा डांस वांस करते उसी में देखा है आपको, कम हाँ। रोल है ना डांस वाले, काफी बहुत सुंदर डांस आप करती हैं। तो थैंक यू। मैं ये कह रही थी कि उसमें जो डांस करके सब एंजॉय कर रहे हैं, तो लड़के तो गोल हैं उससे। हम्म, मतलब अगर हम थोड़ी देर के लिए उसमें जो शोषण है संगीत में ना भी बात करें, तो संगीत से हम्म, लड़के पूरे गायब है एक तरह से। गायब है क्योंकि औरतें करती है ना। औरतें करती हैं, लेडीज लेकिन वो संगीत नाम गाने। ही। हाँ। हाँ, जी, जी, जी। नहीं, बोलिए जी, आप बोलिए। बोलिए। नहीं, नहीं, प्लीज़ आप नहीं बोलिए। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि वो बनाया भी वैसे है ना कि जैसे राजस्थान में अगर आप देखेंगे, बिल्कुल औरतें अपना एक अलग डांस, उनका अपना पर्दे के अंदर ही वो थाली बजा रही हैं और वही डांस कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा पेट्रियार्की से आता है कि औरतों ने एक अपना एंटरटेनमेंट ढूंढ रखा था, तो जी, उन्होंने उसको बिल्कुल उसी तरीके से अपना लिया अपने ट्रेडिशन में। जी। उसमें और ही अपना आदमियों ने एक लिया। अपना ढूंढ रखा है कि हम अपना दारू की बोतल खोलेंगे, हम अपना ये करेंगे, ये हमारी पार्टी है। और ये जो है औरतों ने अपनी बना रखी है। हुँ। ऐसा तो मतलब मुझे लगता है ऐसे इवॉल्व हुआ होगा। हाँ, नहीं, उस एक्सक्लूशन से तो पुरुष भी पीड़ित है ना, बिल्कुल क्योंकि है। उसके लिए भी वो भी पीड़ित है, लेकिन उसको औरत गाने क्या बजाने। करेगी अगर इतना तुमने उसको एक्सक्लूसिव एक्सक्लूजन में रखा है, तो अब वो भी तो बोलेगी ना कि भैया अब तुम भी रहो अलग, ये हमारा मोमेंट है, ये हम यहाँ एंटरटेन हो रहे हैं, हमें नहीं चाहिए कि हमें कोई बताए क्या पहनना और क्या बोलना है और क्या गाना है। So I'm saying हाँ, it लेकिन could be that also. हाँ, वो बात अलग है कि आपको बाहर करके हम जो गाना गा रहे हैं, वो सारे तो पुरुष को खुश करने वाले हाँ, ही गा रहे हैं। तो करेक्ट दोनों पे करेक्ट, कमेंट है। दोनों एक पे उसको कम। बाहर होना पड़ रहा है, तो हम्म, उससे जो घर का बेटा तो वंचित है ना, उसके तो हाँ, साथ, उसके साथ छोटे-छोटे चीज़ें आजकल मैं यही देख रही थी, बहुत बारीकी आने लगी है। उसके तो हम्म, कैसे माधुरी बुआ भी उस भाई के साथ तो एकदम मतलब पूरे गले में गले डाल के बात कर सकती है, एकदम चिपक हम्म, के। दूसरा भाई बिल्कुल आता है तो अलग सी हो जाती है। अलग से हो जाती, तो क्योंकि वो भाई की वो हम उम्र है और वो भाई बड़ा भाई है, तो नहीं, बड़ा एक। भी है पर थोड़ा-सा ये मर्दवादी भी कम है ना। हाँ हाँ जैसे हाँ, ही ऐसे घुसता करेक्ट। है तो बहुत, मतलब रंग का भी सवाल है कि हम फेयर नहीं है तो क्या आप हमारे साथ अनफेयर हो बात जाओगे। नहीं पर मैं करेंगे, यहाँ पे, हाँ। हाँ, पर मैं यहाँ पे ये अंडरलाइन कर रही थी कि लड़का भी सफ़रर है, और उस लड़ जो आर्ट फॉर्म है वो हम्म, पुरुष को भी एक पूरा मनुष्य बनाने की तरफ बढ़ रहा है ना, कि बिल्कुल। आपको भी, मतलब आपको भी वहाँ से जो आप कला में जो टेंडरनेस है उससे आपको वंचित कर लिया गया है, आप उसे पा सकते हो। तो हाँ, इस तरह से मुझे लग रहा था हम आपसे ऐसी बातें करें कि जिससे हमें लगे कि क्या ये बेहतर नागरिक बनाने में कला क्या रोल कर सकती है, क्योंकि आपकी ज़्यादातर बिल्कुल पिक्चरें करती है। एक सोशल कॉज की हैं। और हम्म, मूवीज़ के बारे में इन्होंने कहा मैं इतनी जर्नी नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं उससे बाहर आ जाती हूँ, और मैं भी हाँ, मैं इसलिए बात एक्चुअली नहीं आप कर। मुझसे पूछ रहे हैं, हो सकता है मैं अब जब इंटरव्यू सब खत्म हो जाए 10 मिनट मुझे याद है, अरे यार मैं ये बता सकती थी, मैं वो बता सकती थी, अरे शिट ये रह गया। लेकिन अभी एकदम से ऑफ हैंड ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे याद आ रहा है। लेकिन हाँ, हाँ, एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी, अनुराग कश्यप ने जो मुझे कही थी, तो उसमें क्योंकि पूरा 60s का सेटअप था, तो बहुत ज्यादा हम क्लब जाते हैं और बॉम्बे वेलवेट पूरा क्लब है जिसमें, तो रोज हमारे नए तरीके के बाल बनते थे, वैसे वाला पूरा हैवी मेकअप होता था 60s वाला। तो रोज एक अलग तरीके के कपड़े, साड़ी का भी स्टाइल अलग, कभी हम अलग प्लीट वाली साड़ी, तो उस तरह का एक पूरा माहौल चल रहा था। और हम श्रीलंका में थे 20 दिन।
जब बॉम्बे में मेरी शूट थी, मेरा जो मेन क्रूशियल सीन था, उस दिन मेकअप जो दादा थे उन्होंने वही मेकअप कर दिया मेरा, और वो सीन था जिसमें मेरे हस्बैंड हैज गॉन मिसिंग, और रणवीर कपूर आते हैं और वो बोलते हैं कि भाभी ऐसा ऐसा हो गया, और मुझे पता है कि हस्बैंड गए, अब नहीं आने वाले। तो मैं जैसे ही आई तो अनुराग कश्यप ने मुझे बोला कि ये क्या मेकअप है, तो मैंने बोला हाँ देखिए ना कितना मेकअप है। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बात बता सारिका, तो ये कॉन्शियस है क्या अपने स्कार्स से? तो मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा डोंट बी, बिकॉज इफ यू आर कॉन्शियस द कैमरा विल कैच। मुंह धो के आओ तुम। मैं गई, मैं अपना मेकअप उतारा, मुंह धो के आई बोले अब देखो, अब लग रही हो ना तुम, मेकअप मत करना, और इसके बारे में अगर तुम सोचोगी कैमरा पकड़ लेगा। और उस बात ने मुझे इतना मतलब अंदर हिट किया, मुझे लगा ये कितनी करेक्ट बात बोल रहे हैं ना। तो कैमरा तो लेंस ही है ना, कि आज मैं अगर उसको एक फिजिकल फॉर्म में देखूं तो कैमरा है, और अगर ऐसे मेटाफोरिकली देखूं तो लोगों का लेंस है ना। अगर मैं कॉन्शियस हूं तो लोग मुझे उसी तरीके से देखेंगे। तो वो एक चीज मेरी उन्होंने हमेशा के लिए बदल दी, कि अब मैं एक्चुअली कई बार सेट्स पे जाती हूँ, प्लीज मेकअप मत करो यार। रामप्रसाद की 13वीं हम सुबह उठते थे, ठंड का मौसम था, लखनऊ में शूट थी, मॉइस्चराइजर लगाते थे और हम रेडी होते थे, नो मेकअप। सीमा जी ने कहा भी था मेकअप नहीं करना। तो कहने का मतलब है ये एक मेरी लाइफ का बहुत बड़ा चेंज था कि जस्ट रिलैक्स। तो मैं नहीं, अब ये से तो थोड़ी रिलैक्स। बहुत बड़ी बात है ना, ये जो अनुराग कश्यप ने कही, ये देखा जाए तो जिसके लिए विमेन इतने सालों से, सदियों से लड़ रही है कि आप हमें एक इंडिविजुअलिटी मानो, पर्सनालिटी, हाँ पर्सन मानो, ना कि बॉडी, तो वो मतलब मेल डायरेक्टर भी वहां तक पहुंच गए हैं देखा हाँ जाए हाँ, तो। वो तो खैर वैसे ही इस वो फेमिनिस्ट उनको डायरेक्टर इसकी, है अपने आप हाँ में। वो हाँ, फेमिनिस्ट मतलब डायरेक्टर है। हाँ हाँ, मैं कहना ये चाह रही ना कि उनको भी मतलब जो पहले एक हीरोइन का मतलब होता था एकदम चिकनी स्किन और फेयरनेस और हाँ, हर चीज, नहीं, उससे बाहर बदल आ गए गया, वो ना अब एकदम। बिल्कुल उससे बिल्कुल बाहर है। ज्यादातर चीजों में, ऐसी चीजों से बहुत बाहर हम आ चुके हैं। तो वैसे तो मेरे को आपका जवाब का अनुमान लग रहा है आपकी बातों से, फिर भी मैं पूछूंगी कि आपने सीमा पहुआ पहवा जी के साथ ये 13वीं रामप्रसाद की 13वीं की, पूर्वा नरेश के साथ कई नाटक किए बहुत अच्छे, और अनुराग हम्म। कश्यप के साथ किए फिल्में, तो मैं, और रंगमंच तो बहुतों के साथ किया ही। आपको कभी फर्क लगा इसका? मतलब एक निर्देशक जब विमेन होती है या मैन होते हैं तो कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, टोटली डिपेंड्स, बहुत क्लैरिटी है। ये जितने भी आपने जिन जिन का नाम लिया, सीमा जी हो, अनुराग हो, या फिर पूर्वा हो, इन सब में क्लैरिटी बहुत है कैरेक्टर्स को लेके। जैसे सीमा जी ने जी अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखी है, तो उनको जी एक एक किरदार पता है, और हम्म, उनका बहुत ही अलग, बहुत ही सेटल रिलैक्स तरीका है आपने करने का। अनुराग का बहुत ज्यादा रिलैक्स तरीका, मतलब वो लिटरली आपके कान में आके विस्पर करते हैं सीन से पहले कि सारिका ऐसे ऐसे ऐसे। और आप जो भी अपने दिमाग में सोच के आए हो ना कि मैं ऐसे कर दूंगी, वैसे कर दूंगी, ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगी, वो सब एक सेकंड में टूट जाता है, क्योंकि उस आदमी ने आपके कान में आके बोला है कि बेटा ऐसे 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 सब, एंड यू आर लाइक ओके टेक। सो बहुत अलग अप्रोच है तीनों डायरेक्टर्स की, लेकिन तीनों की जो सुंदर बात है कि बहुत क्लियर है अपने किरदारों को लेके, उन्हें क्या चाहिए उसको लेके, तो आपके लिए ना बहुत इजी हो जाती हैं चीजें। जी। वो किरण शर्मा जी जो सवाल पूछ रही हैं उसका जवाब आप ज्यादातर दे चुकी हैं, तो बहुत शॉर्ट में दे सकते हैं बस दोबारा। हाँ, वो बोल एक रही हैं सेकंड। आ, कि आप वो जब किरदार की व्यथा से अपने को कैसे दूर रख पाती हैं, कि क्या वो आपके जीवन में इंटरफेयर करता है? नो नो नो, नॉट रियली, नॉट रियली, मैं नहीं करने देती मेरे लिए डिटैच सीधा डिटैच। देखो उसका अंश एक्चुअली वो किरदार का नहीं होता, वो आपका अंश है जो उस किरदार में जाता है। तो जब आप डिटैच करते हो तो उस किरदार को डिटैच कर देते हो और अपना अंश छोड़ देते हो कहीं। सो मुझे नहीं लगता वो हमारे साथ आता है, हम उसके साथ छूट जाते हैं। ब्यूटीफुल। और हमारा ये ही वो वैसी कोई चीज ना है कि कोई आप अच्छा है। कभी हो सकता है कभी आप
एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यार शायद वो वैसा सोचती होगी, शायद। हाँ, सो वो सब। ये बहुत अच्छी बात की, इससे वो शेर याद आया ना, किसी भी व्यक्ति से मिलना तो 1000 बार मिलना, तो हमारे अंदर जो 1000 होते हैं, हमारे तो हाँ अंदर ही रह जाते हैं, वो एक्टर्स के तो वो बीच-बीच में निकलते रहते हैं कहीं-कहीं। हाँ। तो वो और आई निकल थिंक जी। हाँ करेक्ट। हाँ, तो हम थोड़ा-सा आपकी ज़िंदगी, आप अपना थोड़ा-सा बचपन के अपना परिवेश आपका कैसे कहाँ बीता, बचपन कैसा था, कब आपका रुझान नाटक में हुआ, थोड़ा-सा हम आपकी निजी ज़िंदगी पे चलते हैं। मूवीज़ जी का तो ये है कि जो अपना बेस्ट अपने किरदारों को दे देता है, वो उसमें अक्सर ही एक्शन से बोलने वाले लोग उस पे कम बोलना पसंद करते हैं, तो हम लोग मूवी देखेंगे, और जब रिव्यू भी देखना चाहें इनके किरदारों की, तो इंडियन एक्सप्रेस और पता नहीं कितने अखबार भरे हुए हैं। तो आप उनकी हेल्प से देख सकते हैं। पढ़ वो मूवीज़ मैं पटकथा लेखन पढ़ाती भी हूँ, आपको मेरी बातों से पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं क्योंकि मैं बहुत अच्छे से बात इतना नहीं कर पा रही हूँ बारीकी अरे से बिल्कुल भी इन नहीं। चीज़ों के बारे में लेकिन मैं पटकथा लेखन पढ़ाती भी हूँ वैसे, तो आप लोग उन मूवीज़ को देखिएगा तो वो रोल अपने आप आपको दिखेंगे। अब हम इनकी निजी ज़िंदगी पे चलते हैं कि आप थोड़ा-सा बचपन और परिवेश जी। रश्मि जी, मैं बॉम्बे में ही पैदा हुई, यहीं पली बड़ी। और मैं, आपको पता ही है कि मैं क्लेफ्ट लिप के साथ पैदा हुई थी। तो मेरी जो बचपन की जर्नी है वो सर्जरी से भरी थी, और जैसे जैसे बड़ी होती गई तो काफ़ी कॉम्प्लेक्सेस और जो सारे आप कॉन्शियस हो जाते हो बॉडीली, बिकॉज हर कोई आपसे पूछता है अरे ये क्या हो गया तुमको, गिर गई थी, कुछ लग गया। और मैं सबको जवाब देने में ही मेरी ऐसा लगता है कि एक मेरी जीवन का एक हिस्सा सिर्फ लोगों को जवाब देने में चला गया कि मैं ये क्या हुआ है मुझे। और जैसे जैसे बड़ी होती गई तो स्कूल इसी में स्ट्रगल में चला गया, कॉलेज में आई तो वहाँ वही स्ट्रगल थी। फिर जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी और मैंने लिटरेचर लिया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कुछ है जिसमें मैं अपने आप को भूल जाती हूँ कि मैं फिजिकली कैसी दिखती हूँ। तो जब मैं नाटक पढ़ती थी मुझे बहुत मज़ा आता था, मैं ट्रांसपोर्ट हो जाती थी, मैं अपने आप को उस किरदार में देखने लगती थी। तो वहाँ से मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग एक्सप्लोर करनी चाहिए। और एक बचपन में थोड़ा फ़िल्मी कीड़ा था मुझे, तब मैं ऐसे डिम्पल कपाड़िया को देख के डांस करती थी, माधुरी दीक्षित को देख के डांस करती थी, तो वो कीड़ा था मेरे अंदर, जो कहीं छूट गया था। तो जब नाटक पढ़ने लगी तो वो फिर से आया, और वो ख़त्म करते ही मैंने सबसे पहले थिएटर वर्कशॉप शुरू किए। ओम कटारे जी के साथ मैंने थिएटर वर्कशॉप की, दुबे जी के साथ की। फिर करते-करते नाटक करने लग गई। अब वो नाटक से कब मैं यहाँ पहुँच गई, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। जहाँ मैं तो बता ही बच चुकी हूँ दुबे जी ने किस तरह का एक मेरी लाइफ में इम्पैक्ट लेके आए। जी। तो बचपन में ये स्ट्रगल था जो जो आपको काफ़ी परेशान कर रहा था, और बाकी सब वैसे स्मूथ होता चला गया कि मतलब जब आपने रास्ते ढूँढे तो रास्ते मिलते चले गए, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और तो वो पढ़ना-लिखना मतलब मैं कभी-कभी सोचती हूँ वो स्ट्रेंथ कहाँ से आई, वो कॉन्फिडेंस कहाँ आया कि नहीं यार ये करना है मुझे, और मैं करती गई, करती गई। क्योंकि मैं अगर अपने आप को देखूँ तो मुझे लगता था मैं बहुत वीक थी, मतलब मेंटली बहुत वीक थी, डिसीजन मेकिंग में और बाकी चीज़ों में। लेकिन कुछ तो वो स्ट्रेंथ होगी जो मुझे प्रेरणा देती गई कि नहीं करता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और वो होता गया। तो उसके सपोर्ट सिस्टम कौन था निजी दायरे में? मेरे पेरेंट्स सबसे बड़े, जी। सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम पेरेंट्स। और उसके बाद दोस्त भी, बहुत अच्छे दोस्त मिलते गए, बहुत अच्छे मेंटोर्स मिलते गए, राइटर्स, डायरेक्टर्स, सब जिन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया मेरे अंदर। तो उनके कॉन्फिडेंस के चलते आई थिंक मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया, यार अगर ये अगला इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है तो कुछ तो होगा। तो आई थिंक वो जो होता है ना कि आप दूसरे की एनर्जी से अपनी एनर्जी मैच करते हैं, तो मेरे साथ वही हुआ कि आई जस्ट वेंट बाय पीपल्स कॉन्फिडेंस इन मी। ओके। अच्छा लग रहा है सुनने में ना, अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर पेरेंट्स, अगर बच्चा नर्वस भी हो रहा है उसके लिए तो इतनी कम दुनिया होती है, एक्सपोज़र कम होता है, तो इतने से दुःख बहुत बड़े लग सकते हैं। पर अगर हाँ पेरेंट्स का भरोसा बना रहे तो हम उससे बाहर आ सकते हैं, या किसी भी एक बिल्कुल। व्यक्ति का, भाई-बहन का हो सकता है, किसी का हो हाँ, सकता है। बट मैं सिर्फ एक इकलौती बच्ची हूँ,
तो मेरे कोई भाई बहन नहीं है, तो पेरेंट्स वर माय फ्रेंड्स एवरीथिंग, तो वो वैसा वाला सपोर्ट सिस्टम था कि तू कर, तेरे को जो करना है कर, वैसा। अगर आप थिएटर में ना आती तो आप क्या करती? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैंने बहुत हाथ I mean, पैर मारे, मतलब मेरे पापा एक्स बैंक एम्प्लॉय हैं, तो उनका ये होता था कि तुम आईएएस के लिए अपियर करो, बैंकिंग एग्जाम्स दो, रेलवे एग्जाम्स दो। तो मैंने काफी सरकारी एग्जाम्स दिए हैं जहाँ मैंने एंट्रेंस ही लेवल मेरा क्लियर नहीं होता था, क्योंकि अंदर से तो था ही दिमाग में कि मुझे ये कुछ भी करना है, और उनको लगता है कि सिक्योर लाइफ होगी तुम्हारी, और मुझे लगता था सिक्योर लाइफ नहीं चाहिए मुझे, मुझे जो करना है वो ये करना है। दे है वर नहीं लाइक ये ठीक तो है, ये भी करो ये भी करो। आई डोंट थिंक सो आई कुड हैव डन, मे बी शायद मैं अभी मेरी जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है लाइफ में, वो मुझे लगता है कि मुझे डायरेक्शन में आना चाहिए, तो मैं उसकी तरफ थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट डेवलप कर रही हूँ। जी। तो एक क्या क्वेश्चन है कामनी रावत जी का, कि क्या कभी ऐसा हुआ कि आपका किरदार जिस तरह गढ़ा गया है आप उससे पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो पाई हो, आपको लगा हो कि बहुत ऐसा नहीं बार, ऐसा होना चाहिए? बहुत बार हुआ, बहुत बार हुआ है कामिनी जी, और मैंने बहुत ऐसे, मतलब वो जो बोलते हैं ना, आप सेट पे बिल्कुल भरनाए हुए घूम रहे हो कि किससे बोलूं कि ये रॉन्ग है, ये ऐसे हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ ब्रिज करना पड़ता है गैप, जहाँ पे डायरेक्टर राइटर बोलते हैं अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन ये, क्योंकि कई बार बहुत इलॉजिकल स्क्रिप्ट्स भी आती हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, और औरत क्योंकि सिर्फ खाना ही, तो वो डायलॉग्स में सिर्फ यही होता है कि चाय बना दूं, खाना बना दूं, खाना लगा दूं, खाना खा लो, तुम्हारा फेवरेट पराठा बना है। मैंने कहा हे भगवान, ये लाइन में नहीं बोल सकती। तो खैर होती है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। यही तो बैलेंस है ना, कि ये भी होता है और ये भी होता है, अच्छी चीजें भी होती हैं और कई बार ऐसी बहुत मीडियोकर बिलो एवरेज चीजें भी होती हैं आपके साथ। अच्छा सवाल पूछा, ये मेरे भी दिमाग में आ रहा था कि ये जानना चाहिए। ओके जानू में जैसे आपका किरदार है, उसमें तो बिल्कुल ही उल्टा रोल आपको प्ले करना था। मैंने जितनी मूवी हाँ देखी है उसमें लगभग आप वैसा रोल प्ले करती हैं जो शायद आप जिंदगी में भी होती तो वैसा ही करती, मतलब उस भूमिका में होके। I mean, जैसे हाँ। लेडी संगीत या कहीं तो आगे बढ़ने वाला ही रोल है ना, अग्रगामिता। और ओके जानू में तो करेक्ट। आप जजमेंट आप बचता रहता है ना, वो हीरो जो है वो भाभी से, सिद्धार्थ हाँ। कपूर अपने भाभी का फोन से ही डरता है एकदम। और मतलब Yeah. जजमेंटल है, उनके रिश्ते को देख के आपकी भूमिका बहुत ऐसे कुछ किरदार हैं बहुत। मुझे वो मूवी, उस मूवी में भी आपका रोल बहुत ब्रीफ और बहुत अच्छा लगा है। सच सच, सच वाली सच कौन सी कहूँ वो? तो वो तो नाटक है। सच सच कहूँ तो कह है? हम्म, हाँ हाँ सच नाटक है कहूँ वो, तो आई प्ले द, हाँ हाँ जो कोर्ट रूम है ना। हाँ, मुझे वो भी काफी हाँ अच्छा लगा। मैं हम ये बात कर रहे थे कि अगर आपको भविष्य में आप अपना कहाँ देखती हैं, डायरेक्शन तो आपने बताया ही, बट डायरेक्शन में आप जाना चाहेंगी। पर मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे किसी का होता है ना कि एक सपना सा होता है कि ये मेरा आइडियल है, मैं इस मयार को छू लेना चाहता हूँ कभी जीवन में, उस तरह का जो आपका आकांक्षा या स्वप्न, भविष्य स्वप्न है? रश्मि जी, ये मेरा था, मेरा ये भविष्य स्वप्न था, लेकिन अब मुझे लगता है कि पर मैं तो एक्टर ही हूँ ना, मुझे तो जिंदगी भर एक्टिंग ही करनी है, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि मेरा ये हो गया तो मैं इसके बाद एक्टिंग छोड़ दूंगी, ये तो होगा नहीं। तो मैं कहाँ सेट करूँ, वो जो मेरा जी। एक एक आपको कहीं सेट करना पड़ता है ना, कि भाई आज मेरा अगर बॉम्बे में बांद्रा में 2 BHK का घर है, मैं सक्सेसफुल हूँ, क्या वो है मेरी लाइफ? नहीं। तो मैं इसलिए अपना कोई गोल सेट नहीं कर सकती, मैंने खैर कभी किया भी नहीं, और मेरे से होता ही नहीं है कि मैं वो गोल सोचूं कि मुझे यहाँ पहुंचना है, कहाँ। तो मेरा वही है, ऐसा तो नहीं है कि कामयाब आ गई इसके बाद बस मेरी लाइफ बदल जाएगी, नहीं बदलेगी, करना तो मुझे एक्टिंग ही है ना। अ, ये इनका निवेदन है, वो आपको उचित लगे तो आप कीजिएगा। क्या है ये आप, अरे साधना जी, मैं सोच रही हूँ कौन सा डायलॉग है, ऐसा तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा।
नाटक की लाइनें मुझे याद रहती हैं। हाँ वो भी चले, हाँ हाँ बढ़िया। ऐसा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा जो मैं इस वक्त मुझे लग रहा है रेलेवेंट हो। आज रंग ये एक नाटक है पूर्वा नरेश का। उसमें एक अमीर खुसरो की कहानी मैं सुना रही हूँ और मैं उसकी मम्मी बनी, अमीर खुसरो की माँ बनी हुई हूँ। तो उसमें वो ऐसा सीन है कि माँ जो है खुसरो ने जो लिखा है वो पढ़ रही है और वो कहती है कि न जाने तू क्या लिखता है खुसरो, जो तेरी इतनी तारीफ होती है, लेकिन तेरी माँ तेरा लिखा समझ ही नहीं पाती। तब खुसरो को लगा कि अब मुझे बादशाहों की नहीं, आवाम की जुबान में लिखना चाहिए, क्योंकि ऐसा लिखना ही क्या जो माँ को ही समझ में ना आए। बहुत तो ये बढ़िया। धन्यवाद साधना आंटी जी, आपकी वजह से हमें भी एक अच्छा सा वो सुनने को मिला। मैं कुछ एक आध बातचीत मैं और करना चाह रही थी, पर आप बताइए कुछ जो हमें लगता है, आपको लगता है कि आपका कुछ हमें जानना चाहिए, और क्योंकि आप बहुत छोटे में जवाब दे रही हैं तो मैं समझ रोशनी नहीं जी, पा रही हूँ कि मैं आपको बहुत शाय हूँ, मैं रियल लाइफ में बहुत शाय हूँ। मैं जी, इतना भी, मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं इतना भी बोल रही हूँ, मैं बहुत नर्वस हूँ बोलते वक्त भी। मेरी बॉडी आप लैंग्वेज से समझ आ रहा होगा आपको। अब जो आप भूमिकाएं के चयन करती हैं, जैसे कि कौन सी किस चीज के लिए मुझे हाँ बोलना है, ना बोलना है, और उसके बाद जब आप बहुत सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ ये पात्र करके मैं सेटिस्फाइड हूँ, उसके कुछ बताइए, जैसे चयन का आधार क्या होता है अक्सर? चयन का आधार डेफिनेटली मैं स्टोरी में कितना कंट्रीब्यूट कर रही हूँ उस किरदार के थ्रू, वो मेरा जी, सबसे प्राइमरी। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आपके पास काम नहीं होता ना, तो आप हर तरीके का काम कर लेते हो, फिर वो सिग्निफिकेंट हो इनसिग्निफिकेंट हो मैटर नहीं करता। लेकिन अब थैंकफुली मेरे पास रोल ही वैसे आते हैं जो कहीं ना कहीं कहानी को या तो आगे बढ़ा रहे हैं या कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया वो होता है। दूसरा, मुझे लगता है कि कहीं भी मैं कुछ ऐसा तो प्रोपोगेट नहीं कर रही कहानी में जो किसी भी चीज को सेकंड करना हो, चाहे एज अ कैरेक्टर ऑल्सो। क्योंकि कई बार आप पास्ट में ऐसी चीजें कर चुके हो जहां पे आपको लगता है कि यार ये गलत है, लेकिन आपने एक किरदार के नाते कर दिया। बट अब थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होके मैं उस स्क्रिप्ट को पढ़ती हूँ या उस किरदार को देखती हूँ। अब मैंने सेकंड तो नहीं कर दिया का मतलब है किसी गलत चीज को फेवर नहीं कर दिया, या यस किसी किरदार यस को यस, व्हाट आई गलत मीन चीज? इज पॉलिटिकली किसी चीज को मैंने सेकंड तो नहीं कर दिया। क्या मैंने कोई ऐसी चीज को सेकंड तो नहीं कर दिया जिसपे मैं खुद मैं उस चीज को नहीं फॉलो करती या मानती। फिर मेरा वो भी स्ट्रगल चलता है, पर ये तो मैं हूँ, ये तो किरदार है, और किरदार में तो ये फ्लॉज होंगे, क्योंकि मेरे तो आसपास इतने लोग हैं जो बहुत ही पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें करते हैं, तो है तो वो किरदार। तो वो एक स्ट्रगल रहता है। बट बहुत से और भी फैक्टर्स होते हैं। कई बार आपको इसलिए काम करना होता है क्योंकि एक डायरेक्टर है जिसके साथ आपकी मंशा है काम करने की। कई बार पैसा फैक्टर होता है, कई बार बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन ये लेकिन जो सुन ये बहुत अच्छा। प्राइमरी है। हम्म, हाँ रश्मि जी, आप कुछ कह रही थी। नहीं प्राइमरी है जी। हाँ ये बात रह गई, जो प्राइमरी है। प्राइमरीली वही है कि आप स्क्रिप्ट में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपका किरदार कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है कहानी को। ये तो लगता, मतलब जो भी चीजें देखो उन्हें देख के लगता भी है, और साथ में ये सुनना बहुत महत्वपूर्ण लगा कि मतलब किरदार ये सोच रहा है, आजकल तो डायरेक्टर भी सोच ही रहे हैं, किरदार भी सोचता है इस बात को कि पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है तो हमारे माध्यम से वो ना जाए। हम्म तो ये अपने आप में बहुत, और ये होके भी काम की कमी नहीं है ना, मतलब एक तरह से हम्म, भाग्यशाली है कि हम इस दौर में पैदा हुए हैं, मतलब आप बिल्कुल। हम इस देख पा रहे हैं, आप कर पा रही हैं,
क्योंकि अगर मैं उसका उपन्यास, जो सुरेंद्र शर्मा के उपन्यास में जैसे अभिनेत्री की पूरा वो जर्नी है, और वो सच भी है, बहुत सारे लोग जो छोटी जगह से निकले हैं हीरोइन, तो वो पूरा अपने आप में बहुत इंटेलेक्चुअल लड़की है, लेकिन बॉलीवुड में स्टेब्लिश होते होते वो उसको इंटेलेक्ट को बिल्कुल अपना डंप कर छोड़ देना देना पड़ा पड़ता है, छोड़ देना पड़ा है, और तब जाके वो है। एक ग्लैमरस सी या बहुत सक्सेसफुल एक्ट्रेस है। तो आज की डेट में हम्म, मुझे लगता है कि लड़कियों को अपनी इंटेलेक्ट को छोड़ना तो नहीं, डंप तो नहीं ही करना पड़ रहा है, बल्कि वो उसके काम आ रही है सक्सेसफुल होने में, है बिल्कुल ना। बिल्कुल आ रही है। सुनील कुमार जी क्वेश्चन अपना याद दिला रहे हैं, तो मैं ये आजकल ऐसा होता है कि मेरे ख्याल से आजकल इसमें बिल्कुल भी ये सिनेरियो शायद बॉलीवुड में कम रह गया है ना, कि हम्म। आपको करना पड़ेगा अपना, छोड़ना पड़ेगा व्यक्ति, तो आप उसके साथ ही जा सकते हैं, या आपका नहीं नहीं, जो भी हाँ, फ्लॉ है। चीजें बदल गई हैं, चीजें बदली हैं और अच्छे के लिए बदल रही हैं। जी, कितने टाइम ये तक वो रहेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस तरह के हैं अभी हमारे कल्चरल थिंग्स, बट लोग ले रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं। जी। हाँ, आपको सॉरी, अपने से सुनील कुमार डिफरेंट जी क्या का। चीज हाँ, किस रोल में आप ज्यादा एक्सप्रेसिव रहेंगी, हु इज योर रोल मॉडल? मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे बहुत ही वैसा रोल ऑफर करे जो मेरे से बिल्कुल ऑपोजिट हो, जो कि जैसे मुझे गुस्सा करने में बहुत दिक्कत होती है, तो मुझे लगता है कोई ऐसा रोल मिले जिसमें मुझे चिल्लाना है, गुस्सा करना है। मैं चाहती हूँ मेरे पास वैसे रोल्स आए, मैं यूनिवर्स में डाल रही हूँ, क्योंकि वो चैलेंजिंग होगा, कि वो मुझसे नहीं होता है। मेरा गुस्सा एक पॉइंट पे जाके बस वहीं तक है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसे झंझोड़ने वाला कोई मुझे किरदार ऑफर करे, कि मैं झंझोड़ूं अपने आप को अंदर से और निकालूं आक्रोश। हु इज योर रोल मॉडल? वायलेंटली नहीं। हु इज माय रोल मॉडल? आई एज एन एक्टर्स में कोई भी बता दीजिए, उनका तो ओपन ही है सवाल, तो कोई भी बता मेरी दीजिए। जो सबसे फेवरेट एक्ट्रेस है वो है केट विंसलेट। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है केट विंसलेट, और मुझे लगता है कि वो जिस लेवल के किरदार निभाती हैं, बस। So she's my I really look like she's my inspiration in every way. या, मुझे बहुत वो अच्छी मेरे ख्याल लगती है। से अगर आपने उनका शो देखा हो, मैर ऑफ ईस्टटाउन, इट्स अ सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, अगर आपने देखा हो मैर ऑफ ईस्टटाउन, बहुत ही कमाल का शो है, और उस औरत ने जो परफॉर्म किया है, तो वो एक ऐसा मेरा ड्रीम रोल है। आपकी पसंदीदा, हाँ मैंने कहा केट विंसलेट है, ज्यादातर लोगों को पसंद होंगी, खुश हो रहे होंगे सब कि हम हमारी मतलब आपकी पसंद उनकी पसंद से मैच करती है। यस प्लीज, उनकी एक जो वो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, द रीडर, अगर वो देखें, रीडर और मैर ऑफ ईस्टटाउन, शी इज ये जस्ट आपने ब्रिलियंट। अच्छा बताया, ये देखेंगे हम लोग। प्लीज देखिए, कामनी रीडर देखिए। रेवोल्यूशनरी रोड है, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है, ये दो उनकी बहुत अच्छी फिल्म है। कामनी जी का भी। और इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड तो सबकी फेवरेट है ही। जी। मेरी पसंदीदा बॉलीवुड और फॉरेन मूवीज हैं। बॉलीवुड में मुझे जो सबसे अच्छी फिल्म लगती है वो है आंखों देखी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। दैट्स वन ऑफ माय गो टू फिल्म्स। कभी भी मुझे जब लगता है कि मैं कौन सी फिल्म देखूं, तो मैं आंखों देखी देखती हूँ। बहुत सारे सवाल आते हैं उस फिल्म को देख के, और एक जख्म फिल्म थी महेश भट्ट की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके गाने, उस ये भी बहुत अच्छी फिल्म है। की जो एक सेंसिटिविटी है, तो बहुत अच्छी फिल्म लगती है मुझे जख्म। और हॉलीवुड में शिनलर्स लिस्ट इज माय फेवरेट। हाँ। शिनलर्स लिस्ट, एंड देन इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड, दैट्स अगेन माय गो टू फिल्म। जब भी मैं ऐसे मन करता है तो मैं वही फिल्म देखती हूँ। और बहुत सी फिल्में हैं, लेकिन ये दो जो है मेरी फेवरेट फिल्म है। हाँ, मेरे थोड़े से फेफड़े ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्योंकि मेरा इतना नॉलेज कम है, और आपकी पसंद की 50% तो फिल्में मैंने देखी हैं, 50-60%, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुनना। चलिए, बढ़िया। भारतेंदु जी का ये सवाल आया है कि
पैसा ज़रूरत को पूरा करता है, तहज़ीब आपकी इच्छाओं को परवाज़ देता है। बतौर कलाकार या संस्कृति कर्मी हम मुसलसल चाहते हैं कि कुछ आरज़ू बची रहे ताकि हम एक बेहतर दुनिया की कल्पना करते रहें। लेडीज़ संगीत की अभिनय प्रक्रिया के बारे में कुछ बताएँ? वैसे काफ़ी बात हो गई पर जो रह गई है वो बता दीजिए। मैं सवाल लेडी संगीत रिलेटेड समझी नहीं। लेडी संगीत का क्या जानना चाहते हैं? कि अभिनय प्रक्रिया क्या रही आपकी? मैं वो शब्द से वाकिफ नहीं हूँ, प्रक्रिया, सॉरी। मतलब वो आपका यही जानना चाह रहे हैं, एक तरह से आप अपना अनुभव बता सकती हैं लेडी अनुभव, आरक्षण। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, अनुभव। बिल्कुल। अभिनय प्रक्रिया का मतलब तो प्रोसेस जो पूरा आप जिससे गुजरी हैं पूरा उसके दौरान प्रोसेस, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। प्रोसेस तो हमारा बहुत ही मज़ेदार था। एक तो उस रूम में लवलीन मिश्रा थी, उस रूम जी, में निवेदिता भार्गव थी और शिखा तलसानिया थी। तो हमने बहुत ज़्यादा जैमिंग की, हमने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को तोड़ा-मरोड़ा, और सिर्फ़ हम अपने कैरेक्टर्स पे फ़ोकस नहीं थे, हम हर किसी के कैरेक्टर से ले रहे थे और कंट्रीब्यूट भी कर रहे थे। कि यार तेरा कैरेक्टर ये भी तो सोच सकता है, तेरा कैरेक्टर वो भी तो सोच सकता है। और पूर्वा ने हमको बिल्कुल तोड़ दिया, क्योंकि मैं थोड़ी-सी शाय टाइप्स हुई, तो उसने मुझे पूरा बोला कि यार सारिका छोड़ दे सब छोड़ दे। तू ये कर, तू वो कर। तो उसने बहुत हमको तोड़ा एज़ एक्टर्स। और क्योंकि वहाँ पे जो बातचीत भी हो रही थी वो हम उससे बिल्कुल इत्तेफ़ाक रखते थे। हम सबके साथ ये होता ही है कि हमें कुछ बनना है, कि आज मैं अगर बचपन से मैं देखती थी माधुरी दीक्षित को, मैं उसको आइडलाइज़ करती थी कहीं न कहीं। तो वो सारी चीज़ों ने हेल्प किया और वो काफ़ी हमारे चाइल्डहुड चीज़ों में भी घुसी पूर्वा कि अच्छा बताओ तुम्हारा फ़ेवरेट गाना कौन-सा था और तुम किस तरह के कपड़े पहनती थी जब तुम शादियों में जाती थी। तो वो छोटी-छोटी चीज़ों से लेयरिंग होती गई और वो एक बन के निकला वो किरदार। सभी के चलिए किरदार, अच्छा हुआ। नॉट जस्ट माइन। जी, अच्छा हुआ इन्होंने ये सवाल पूछा क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जानना कि पहले आपसे पूछा जा रहा है, फिर आप जिसका माधुरी को ही आप करती थी इमेजिन, वही हुँ। किरदार दिया जा रहा है, उनके आप स्टेप्स कर रही हैं पूरे टाइम। आपको इतना गाना डांस नृत्य करने का मौका मेरे ख्याल से और किसी में मिला है, किसी मूवी में या कहीं? शायद नहीं नहीं, ना? नहीं, नहीं, किसी में नहीं। इसी में? हाँ, लेकिन मैं हाँ, इसको रियल लाइफ़ बार-बार में बहुत देखने में इसीलिए मज़ा आ रहा है। हाँ, लेकिन रियल लाइफ़ में मुझे नहीं तो बहुत वो मज़ा सिर्फ आता है डांस करना, चिल करना, तो डांस कर वो मैं वहाँ ले आई, बस उतना ही है। लेकिन वो बहुत अच्छा डांस है, पूरा स्टेप, वो चुलबुलापन, वो बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत इतने सीरियस रोल में देखा, लेकिन उसमें भी वो बहुत कन्विंसिंग था। इतना बै बोला भी जा रहा है आपको अच्छा डांसर ना, डांस-वांस सब कर रहे हैं, पर उन सब में सबसे अच्छा डांसर आपको ही बोला जा रहा था। तो बहुत खुशी हुई देख के। भारतेंदु जी का एक और सवाल है क्योंकि उसमें जेंडर नॉर्म्स बहुत अच्छे से डिसरप्ट किया गया है, उसके लिए सहजता प्लग द कैसे है? लैपटॉप। बस मैं आपके 5 हुँ, 5-7 मिनट और सॉरी? लूँगी, आपका काफ़ी हाँ। क्योंकि उसमें जेंडर नॉर्म्स बहुत सॉरी, आई मिस्ड द क्वेश्चन, क्योंकि उसमें जेंडर नॉर्म्स ये प्रोसेस में आई थिंक सहजता, क्योंकि शायद हम सहजता वाली बात में हम अपनी चीज़ों को ले आए जो हम रियल लाइफ में हैं। और पूर्वा की राइटिंग में ही सहजता बहुत है। वो वो उतने डेप्थ में जाती है कैरेक्टर्स के, और अपनी अपनी सीन्स के डेप्थ में इतना जाती है कि उसको कहीं भी उसको ज्ञान नहीं बांटना है। विच ऑल्सो हमारा भी ये था कि हमें ज्ञान नहीं बांटना है, हमें बहुत सटल तरीके से उसको भेज देना है कि आपके पास पहुंच जाए ये चीज। जैसे मेरी दोस्त है मोनिका, जो उसमें मेरी बहन का कैरेक्टर प्ले करती है, जो कि जिसका कॉम्प्लेक्शन के ऊपर पूरा एक उसका कॉम्प्लेक्शन पे चलता है, मेरा लुक पे चलता है, और एक जो हमारी भाभी है उसका हस्बैंड को प्लीज करने में चलता है। तो उसमें कालेपन को लेके हम उस पे ज्ञान दें या हम उस चीज को दिखाएं, तो वो जो सटलिटी है वो वहां से आई, वो सहजता वहां से आई कि हमको बात नहीं करनी है ज्यादा, हम दिखाएंगे कि क्या भैया रूम में इतना भी अंधेरा नहीं है कि हम नहीं दिखाई दे रहे आपको।
अब वो उसने मजाक में अपना ही मजाक उड़ाते हुए बोला है, लेकिन वो लगती है आपको बात कि यार अरे यार, तो अपना ही हम मजाक उड़ाते हैं ना कि यार मुझे गद्दे की जरूरत नहीं है यार, मेरा तो ऑलरेडी मैं इतना फैट है। हम ऐसी चीजें करते हैं ना अपनी लाइफ में अपने आप के बारे में। हम अपने आप को ही अपना ही मजाक उड़ाते हैं, अपनी बॉडी का मजाक उड़ाते हैं ताकि लोग ना उड़ा सके। सो उस तरह का एक हमारा प्रोसेस रहा, और इसका एक्चुअली क्रेडिट पूर्वा को जाता है, मेजर क्रेडिट पूर्वा को जाता है। अब इस प्रोग्राम के बाद ना कोई नरेश सक्सेना जी की कविता सुनाऊंगी तो मैं कहूंगी पूर्वा नरेश के पिता क्योंकि हम कई बार नाम ले चुके हैं, है ना। तो एक बार मैं आपसे आपकी थोड़ी-सी जो आप सामाजिक गति मैंने जब आपसे ये सवाल पूछा ना कि अगर आप एक्टर नहीं होती तो क्या होती? वो मैंने ये सोच के पूछा था कि आप लिटरेचर की स्टूडेंट हैं और पूरी तरह से बहुत एक इंटेलेक्चुअल महिला लगती हैं, इतनी सोच, समझ, संवेदना समृद्ध महिला। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद आप थोड़ी-थोड़ी राइटिंग भी करती रही होंगी, तब आप हाँ, शायद वो कर मैं करती हूँ राइटिंग, लेकिन मैं जैसे अब मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, हुँ, उसके बाद एक लंबा ब्रेक हुआ मेरा, और अब मैं फिर दोबारा राइटिंग की तरफ जा रही हूँ, लेकिन मेरी जो राइटिंग है वो विजुअल्स ज्यादा है। तो इसलिए मैंने कहा मैं डायरेक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आया कि मैं लिख वैसे नहीं सकती हूँ, मैं विजुअल्स में लिख सकती हूँ। तो मेरी स्ट्रेंथ मेरी विजुअल्स हैं, इसलिए आई सेड डायरेक्शन विल बी माय थिंग। आई राइट, बट आई राइट फॉर द फिल्म, लाइक वो शॉर्ट फिल्म जो मैं लिख रही हूँ, अब ये एक शॉर्ट फिल्म मैं बनाने वाली हूँ, तो वो मैंने खुद लिखी है, जी। वो सब भी हम जो देखेंगे। कास्टिज्म पे है। अच्छा, मेरे को ये नहीं पता था आपने हम लोग पे काम किया है, मतलब पढ़ा भी होगा तो मैं भूल गई थी। नहीं मैंने ना? नहीं किया हम लोग ने काम, वो हाँ, तो लवलीन मिश्रा है जिसने हम लोग में हाँ, काम वो किया। मुझे लगा कोई कन्फ्यूज़न होगा। हाँ, मैं आपसे हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी कि ये जो आपकी पूरी बौद्धिक यात्रा है कि आप बहुत जैसे पॉलिटिकली हमेशा करेक्ट रहती हैं, या ये जो पूरी बौद्धिकता आपने अर्जित की है, वो कैसे की है और जो मतलब किस प्रक्रिया में हुई है पहले भी, और ये जो मतलब कोई विचारधारा या विचार आइडियोलॉजी जो भी आपकी बनी, और ये मेरे को सुनने में आया है कि आप जो आंदोलनों में सामाजिक सरोकारों से रिलेटेड जो मुद्दे रहते हैं, उनमें भी आप सक्रिय रहती हैं। तो इस पे कुछ जानना था थोड़ा-सा। हाँ, जी। ये रश्मि जी एक्चुअली मेरे पेरेंट्स काफ़ी उस हिसाब से अवेयर हैं। वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से आए थे दिल्ली, एज़ इन मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने चीज़ों को क्लोज़ली देखा है, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो उस वक़्त जो एक इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रहा था, या उस वक़्त जो चीज़ें हो रही थी। तो पॉलिटिकली काफ़ी अवेयर फैमिली से आती हूँ मैं, जहाँ पे बहुत ही, जिसको कहते हैं कि अवेयर लोग हैं वो हर तरीके से। तो मैंने घर में कभी सोशली वो देखा नहीं है, जिसको हम कहते हैं ना कि ऊंच-नीच, या रिलिजियसली आप लोगों को अलग तरीके से देखते हो और अपने आप को सुपीरियर मानते हो, वो चीज़ मैंने कभी देखी नहीं, हमेशा समानता देखी है। ना फूड हैबिट्स को लेके मैंने कभी कुछ देखा, ना रहन-सहन को लेके, ना पहनावे को लेके, तो वो चीज़ घर से ही मिली मुझे। और जब थिएटर में भी आई तो उन लोगों से घिर गई जो उसी तरीके के लोग थे। तो वो चीज़ें पक्की होती गईं। हुँ। तो आप हम भाभी वो कामिनी जी कह रही हैं हमको पता था आपने लवलीन मिश्र और सीमा भार्गव के साथ काम किया। उनके जी, जी। कलाकारों के साथ काम किया। अच्छा उन्होंने ये जी, नहीं जी। कहा आपने हम लोग के साथ। तो उनके हाँ, कलाकारों के साथ आपने काम किया तो आपको हम लोग सीरियल कैसे लगता है या जो भी? उनको मैं अपनी मेमोरीज़ एक्चुअली याद हो गई उनको अपनी मैं मेमोरीज़ याद आ बहुत गई होंगी। जी, छोटी थी जब वो शो आया था, और वो कहीं अवेलेबल भी नहीं है देखने के लिए। ठीक मैं तो है। बहुत छोटी थी जब वो आई थिंक मैं पैदा ही हुई होंगी तब, जब वो आया था। तो आप आंदोलनों में शिरकत करती हैं अभी भी ना उसमें? सॉरी? और अभी मैंने कहा आप सामाजिक सरोकारों के मुद्दे में आपकी शिरकत रहती है और आपको अभी कोई पुरस्कार भी शायद मिला था, है ना? जी। पुरस्कार मुझे? अ, असल आंदोलनों के बारे में ही बताइए, पुरस्कार तो उस समय हमने आप लास्ट जो किया था वो आर्टिस्ट प्रोटेस्ट किया था हमने, पूर्वा हम सब नहीं किया था, प्री कोविड, कोविड से पहले किया था हमने।
और उसके बाद तो मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन हाँ हमारा एक जो फिजिकल नहीं लेकिन जो हमारा ऑनलाइन चलता है वो तो चलता ही है। हाँ, रचनात्मकता के ज़रिए और वैसे। उस समय भी वैसे भी पिछले महीने आपसे बात हुई थी ना, तब आप टाइम नहीं दे पाई थी, तो आपकी कोई मीट भी थी और आपको बुलाया तब भी मैं, जा रहा था। हाँ हाँ, वो क्लेफ्ट कॉन्फ्रेंस थी, वो जो मैंने जी, जी। आपको बताया कि जो जिसके साथ मैं पैदा हुई हूँ, हाँ, क्लेफ्ट लिप के साथ, उसकी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैं कीनोट स्पीकर थी इस साल के जी। क्लेफ्ट कॉन 2023 के। तो मुझे तो वहाँ लगता पे है भी कि यही जो वही उसका भी जो शीर्षक था वो था क्लेफ्ट से कॉन्फिडेंस तक। तो उसमें भी मुझे जी, अपनी जर्नी बतानी थी कि कैसे इससे जूझते हुए मैं इस स्टेज तक पहुंची कॉन्फिडेंस के। जी। शिवन चौहान कह रहे हैं कि यूट्यूब में हम लोग आ जाते हैं। तो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत रही है, ऐसे ख़त्म करने का मन ही नहीं कर रहा है। उनसे मैंने कहा था मैक्सिमम हम आपके 1.5 घंटे लेंगे, पर मैं उसका काफ़ी टाइम ले चुकी हूँ और उन्होंने अपने बहुत बिज़ी शेड्यूल से समय निकाला और इतने नहीं नहीं, बहुत ही जी मतलब इतने आत्मीय ढंग से बातचीत की, दिल खोल के बताया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इनसे बहुत रश्क भी होता जा रहा है बात करते-करते, कि रश्क मुझे इस चीज़ का हो रहा है कि जो आप लोग का फ़ील्ड है, या बेसिकली आप खुद मतलब आपकी इंडिविजुअल जो जर्नी, इतने सारे शेड्स को जीना और इतनी इंटेलेक्चुअली इतना इवॉल्व होना, तो मुझे ये लगता है कि अक्सर जो हम लोग की ज़िंदगी है, हम संवेदना के बहुत बेसिक से स्तर तक जी के रह जाते हैं। लेकिन आपकी जो पूरी जर्नी है, उसमें आप संवेदना के इतने शेड से जी पाते हैं कि ऐसा लगता है कि एक बेहतर मनुष्य होने के लिए इस तरह के आर्ट फॉर्म में काम करने वाले लोगों के लिए ज़्यादा अनुकूल होता होगा। माने आप अकेले अपनी मेहनत से भी हो सकते हैं, वो मूवीज़ हमें भी तो समृद्ध बनाती हैं एज़ अ दर्शक, पर फिर भी वो एक बिल्कुल। पैसिव रोल है। वहाँ हम संवेदना के साथ इतनी बारीकी से तो नहीं जूझते हैं कि पूर्वा नरेश और सारे आर्टिस्ट और सब मिलके दिमाग के ढेले फोड़ रहे हैं। तो तो ये बहुत ही अच्छी एक बातचीत लगी कि आप बहुत संवेदना के मतलब एक समृद्ध उसको जी पाते हो, उसके जितने शेड्स हो सकते हैं, जितने रंग हो सकते हैं, हमारे अंदर छुपे हुए जितने व्यक्तित्व हो सकते हैं, और वो बहुत सारे बातचीत में भी उभर के आए। और मुझे लगता है मैंने भी आपका परिचय बहुत हिचक के अटकते-अटकते दिया, और नहीं नहीं, आपने तो कोई बहुत अच्छे से बातें की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मतलब यात्रा उस तरीके से नहीं भी सामने आई, तो वो जो हिचक थी कि बाकी बातें बहुत छोड़ दी, उससे और भी अच्छे से समझ में आई चीज़ें। मेरा कहने चलिए, का मतलब है कि अगर हम बहुत टेक्निकल एक वो हो जाता मैकेनिकल ढंग से, तो चीज़ें कम समझ में आती हैं। पर हाँ अभी-अभी हमें शब्द टटोलने, अभी-अभी आप डायलॉग ढूँढ रही हैं, उससे जो एक पूरा प्रोसेस समझ में आता है, लाइफ को देखने का नज़रिया, वो सब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और थैंक यू मैं रश्मि जी। जाते-जाते एक सवाल आप पे छोड़ देना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग राइटिंग से जुड़े हुए लोग हैं और हम उत्तर भारत में रहते हैं, तो उत्तर भारत की अगर मैं मध्य वर्ग की स्थिति देखूँ, तो जो हमारा परिवेश है घर-बाहर का भी और प्रोफ़ेशनल जगत का भी, तो हमारी पन्नों में जो हम सोचते हैं, संवेदना के जिस स्तर पे हम हैं और जिस स्तर पे हमको जीना है, उसमें लगभग खाई जैसा अंतराल है। माने अगर मैं उसको डिजिटल उसमें कहूँ नंबर्स में, तो अगर हम संवेदना के या किसी स्तर पे अगर हम बौद्धिक रूप से 80 पे पहुँच गए होंगे, तो जी तो हम 8 पे भी नहीं रहे हैं। हम्म हम्म तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो आपकी किरदारों से आपको जहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है, जहाँ तक आप पहुँच चुकी हैं किरदारों के रूप में, तो जो आपकी वो भूमि है स्क्रीन और रंगमंच की जो भूमि है, और जब आप बाहर आके घर बाहर परिवेश रिश्तेदार पड़ोस में जीती हैं, क्या आपके लिए भी उतना ही अंतराल है? बॉम्बे में भी है ना, एक तो वो भी बात है। हम्म। ऑनेस्टली बहुत सब्जेक्टिव है ये सवाल, हाँ, क्योंकि कई बार बिल्कुल नहीं लगता और कई बार बिल्कुल होता है। तो ये बहुत ही एम्बिगुअस स्पेस है एक्चुअली, इतनी एम्बिग्यूटी है ना इस अपने आप में इस सवाल में, कि मैं वही सोच रही हूँ कि इसका मैं क्या ही जवाब दूँ, क्योंकि ये बहुत ही आधा आधा है। जी, और
शायद इस प्रोफेशन में आने से ना आप ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो आप ही की तरह सोचते हैं, आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो आप ही की तरह सोचते हैं, तो जी, उतना पता नहीं चलता, जितना शायद अगर मैं बिना इस प्रोफेशन के लोगों से मिलूं तो मुझे फर्क दिखता है, बहुत स्टार्क फर्क दिखता है। जैसे मेरी कुछ दोस्त हैं जो टीचर्स हैं, जब मैं उनकी लाइफ देखती हूँ तो मुझे लगता है अरे ये कौन सी जिंदगी जी रही है, कौन सी सदी में जी रही है। तो वो एक हमेशा फर्क रहता है। जी। और इसका जवाब तो मैं तो आपका धन्यवाद इस चीज़ के लिए भी करना चाहूँगी कि आपके माध्यम से ये सवाल मुझे दर्शकों से पूछना पड़ गया, पूछने का मौका मिला। दरअसल तो ये सवाल खुद अपने आप से पूछने का है हर किसी के लिए। अगर हर कोई अपने आप से पूछेगा तो वो 8 शायद हाँ, हमारे लिए 10, 12, 13 होता चला जाए। तो आप आपके माध्यम से सबको अपने आप से पूछना है ना, जो ऑलरेडी ग्रो कर रहा है उससे औरों के लिए भी है ये सवाल तो। और जाते जाते बस एक संदेश आप देती जाइए कि आप जो कला के फील्ड में आना चाह रहे हो भी, मतलब वो भी आपकी तरह आप अपने बचपन में चले जाएं अगर युवा किशोरावस्था तक, तो जैसे आप माधुरी दीक्षित को करती थी या सोचती थी, अब उस तरीके से कई लोग होंगे। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी, या वैसे भी इन जनरल किसी भी यूथ को? यही देना चाहूंगी कि कॉन्फिडेंस रखिए अपनी कला में और अपने आप में, और बिल्कुल किसी की तरह नहीं बनिए। आपके अंदर जो है वो यूनिक है अपने आप में ही, तो उसी चीज को और तराश के और स्टडी करके, स्टडी से मेरा मतलब है कि उसको और ज्यादा जांच परख के और ग्लैमर के तरीके से ना देख के उसको अगर एक साधना के तरीके से देखेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। ग्लैमर तो उसके साथ आएगा ही आएगा, लेकिन अगर उसको सिर्फ साधना की तरह देखेंगे तो और निखर के आएगी चीज आपकी बाहर। तो लगे रहिए और मजे से, बिल्कुल। तो सारिका जी का यही संदेश सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप बने रहिए। आप आपके रूप में इम्पोर्टेंट है और बस, साधना से ही मिलता है। तो बहुत धन्यवाद, बहुत ही समृद्ध करने वाली बातचीत में लगी। और हमें उम्मीद है कि हम एक बार, अभी तो हमने थोड़ी सी चीज़ें छूट भी गई थी, आगे भी आपके बहुत सारे काम आने वाले हैं, उनके लिए बहुत शुभकामनाएं और अग्रिम थैंक यू सो बधाई मच। आपको। वो सारी चीज़ें देख के एक बार और हम बातचीत दूसरे स्तर पे भी करना चाहेंगे, तो उम्मीद है कि कभी आप, जब आपका शेड्यूल फ्री होंगे, आप फिर से टाइम निकालेंगी। और बिल्कुल रश्मि। अनुराग कश्यप के माध्यम से आपने जो किस्सा सुनाया, आपने दुबे जी के माध्यम से, और आपके अपनी ज़िंदगी से जो बहुत सारे पीस सुनाए, उसने किंग्स की जो वर्ल्ड, जिस कॉन्सेप्ट के लिए हमने रखा था, क्योंकि सारे युवा लोग लगातार यही कहते हैं कि आप कृपया हमें जज मत करो और मतलब अपूर्णता में भी सुंदर देखो, पूर्णता का प्रेशर हम पे ना डालो। तो आपने यस, वो मैसेज बहुत ही अच्छे से कन्वे किया, इसके लिए थैंक यू। अतिरिक्त धन्यवाद आपको। और जितने भी श्रोता हमसे सबसे जुड़े हुए थे, वो भी समृद्ध हुए होंगे इस बातचीत से, उनका भी धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।